ओके। तो उसका मानना कैसा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग रन विजन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉल पुट ऑप्शन फ्यूचर, वो सब एक्चुअली इट इज अ मोड ऑफ गैम्बलिंग वी कैन से। ओके, नॉट एग्जैक्टली गैम्बलिंग बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग। ओके, लक बहुत फैक्टर काम आता है वहां पे, बट जो वी आर डिस्कसिंग इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग रन में जितना इन्वेस्ट करते हो उसमें से जो रिटर्न्स आता है स्टॉक्स में, उसका एक पेक्युलरिटी है वॉरेन बफेट का कि उसने अपना 90% वेल्थ जो है, मतलब आउट ऑफ $90 बिलियन, $81 बिलियन जो है वो कब कमाया था पता है? एट व्हाट एज? ही हैज अर्नड 90% of his wealth after the age of 65. तो टिल 11 to 65 उसका वेल्थ कितने से इंक्रीज हुआ था? खाली 9 बिलियन। And from 65 to now he is around 90 years of age, his wealth is 90 billion. So this is what is called as the power of compounding. अगर स्टॉक मार्केट्स में you want to make money, only way is through the way of power of compounding. Sure, short, certain, tested, verified since long. What is this power of compounding? You know that example of chessboard I had given in class? A peasant who had come, उसने किंग की जान बचाई थी, तो किंग ने बोला कि क्या चाहिए बोलो, तो किंग वहां पे चेस खेल रहा था। तो चेस बोर्ड्स पे, याद है वो एग्जांपल मैंने दिया भी था क्लास में? रिमेंबर दैट? नहीं याद है? तो एक चेस बोर्ड, किंग चेस खेल रहा था और वहां पे वो फार्मर को बोला तुझे जो चाहिए मांग, मैं तुझे दे दूंगा। फार्मर ने क्या बोला? एक चेस बोर्ड का फर्स्ट स्क्वायर पे 1 grain ऑफ राइस यू कीप, सेकेंड स्क्वायर पे यू कीप 2 grains ऑफ राइस, 2 grains, 16. हाँ 4 8 16 grains एंड सो फोर्थ, ऐसा 64 स्क्वायर्स भर दो और मुझे दे दो। किंग ने बोला बस इतना ही चाहिए, तो ले ले। तो वो कितना होता है? व्हाट इज दिस अमाउंट? इट इज 2 raised to 64, राइट? Yeah. And that much grain of rice have not been produced in the world till date. इतना grains of rice आज तक वर्ल्ड में प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। यू कैन टेक योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो तो ऑनलाइन मिल जाएगा, एंड टाइप 2 into 2 into 2 into 2 into 2 64 times you do and you'll get a big answer। वो प्रेजेंट प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूँ, टिल डेट इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, that is the figure you will get. It's in zillions, some trillions के भी आते। okay, so what I mean to say is ये कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है कि टिल many years you will feel that कोई चेंज नहीं हो रहा है, कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, बहुत स्लो रिटर्न्स आ रहे हैं, but after a certain point of time they will multiply like anything. That's how it works. So what is needed in stock market is not knowledge, is not skill. स्किल सबके पास होता है। ट्रेडर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 1 मिनट में, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में 1000 कैलकुलेशंस करके सौदा कर लेते हैं। स्किल इज नॉट अ बिग डील, नॉलेज इज नॉट अ बिग डील। एवरीवन हैज गॉट द नॉलेज। कंपनी का डेटा बार पब्लिश होता है, सब लोग सीएफए एमबीए सीए बन के ही आते हैं, तो नॉलेज भी सबके पास है। ओनली थिंग दैट रिक्वायर्स इन स्टॉक मार्केट इज पेशेंस and your temperament. Your patience and your patience level. Patience is the utmost thing to make money. And temperament matlab your cool nature, you can say. You should not get carried away. Buddha state of mind, I tell you again and again, Buddha Yeah. state. The temperament, these two things are utmost very much needed. स्किल भी रहेगा, बाजू में रह जाएगा। स्किल वाले लोग भी आके डूब गए हैं मार्केट्स में, नॉलेज वाले भी लोग आके डूब गए हैं मार्केट्स में टू मेक फास्ट मनी। पेशेंस एंड टेम्परामेंट, ये अगर तुम्हारे पास आ गया, एक ये लेवल ऑफ कन्विक्शन है, पेशेंस है, कॉन्फिडेंस है, वो एक बिल्टअप करना पड़ेगा। ये देखने में तो बहुत इजी लगता है,
यार ये दो चीज तो बहुत सिंपल है, पेशेंस और टेम्परामेंट तो कोई भी ले सकता है, इसमें क्या बड़ी बात। बट व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली, व्हेन योर प्रैक्टिकल मनी इज इन्वॉल्वड इन द मार्केट्स, दैट टाइम विद ऑल दैट वॉलेटिलिटी, भाव बढ़ रहा है कम हो रहा है, उसमें तुमको जितना पेशेंस अच्छे से दिमाग स्टेबल रख के रखोगे और अपने आइडियाज पे कन्विक्टेड रहोगे, तो यू कैन मेक मनी, अदरवाइज विल गेट कैरीड अवे। ओके, Is there दैट any rule ki you can only invest in a share? Like if I buy some share, I can only keep my money in that share for a specific period of time. नो, Nothing else. nothing. You can buy today, same day also you can sell. You can buy today, tomorrow also you can sell. You can buy today, 5 महीने बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद, your wish, n number of, no time. सो बोलने का मतलब पेशेंस एंड टेम्परामेंट, ये याद रखना, 2 थिंग्स। ओके, प्राइम इंपॉर्टेंट। अब पहले तो कंपाउंडिंग लर्न करो, व्हाट इज कंपाउंडिंग, ये यहाँ पे कैसे काम आता है। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, रूल 72, याद है, ये क्लास में बताया था, इफ यू रिमेंबर। रूल 72 याद है कुछ? नहीं कितने टाइम में पैसा डबल होता है अपना, वो चेक करने के लिए। तो Okay. देर आर सर्टेन एसेट क्लासेस वेर यू कैन पुट योर मनी। देखो हम लोग स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट अवर मनी अप्रिशिएट, बराबर है। तो वैसे ही और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन पुट द मनी इन गोल्ड, कैन पुट द मनी इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, Debentures. डिबेंचर्स में डाल सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं, और स्टॉक्स में डाल सकते हैं, और स्टॉक्स का ही वेरिएशन है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल, इसमें डाल सकते हैं। So let us see the returns given by each of the asset classes over the years. Okay, over the years, gold has given a CAGR. What is CAGR? Compounded annual growth rate. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब ऐसा नहीं है कि आज 100 रुपीज डाला, गोल्ड का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज अराउंड 10%, 10 to 11% आता है। तो 10 to 11% का मतलब ये नहीं है कि आज 100 रुपया डाला तो नेक्स्ट ईयर 110 हुआ, फिर 121 हुआ, ऐसा नहीं। दो टाइम पीरियड, मतलब ओवर अ स्पैन ऑफ, आई कैन से दिस डेटा इज ओवर 40 इयर्स। ओवर 40 इयर्स तुम 40 इयर्स पहले के गोल्ड की वैल्यू देखो और आज के गोल्ड की वैल्यू देखो, तो अगर 40 इयर्स पहले तुमने गोल्ड में डाल दिया होगा तो वो 10 to 11% से कंपाउंड होके आज वैल्यू आ गई है पर ईयर 10 to 11। लेकिन एक्चुअली पर ईयर 10 to 11 नहीं हुआ होगा, किसी ईयर 5% से बड़ा होगा, किसी ईयर 6% से बड़ा होगा, किसी ईयर 15% से बड़ा होगा, किसी ईयर 20% से बड़ा होगा, किसी ईयर 2% से बड़ा होगा, किसी ईयर 10% से घटा होगा। ये सब मिला के नेट मैं आपको बता रहा Average लेते हैं क्या? हूँ, एवरेज कंपाउंडेड। 5 + 7 + 8 upon 3. हाँ तो अगर 3 years का है तो हाँ, इट्स हाँ एवरेज ऑफ दोज ईयर्स, 3 इयर्स दैट। तो सपोज सिंपल एग्जांपल लेने के लिए, अगर आज कोई इन्वेस्टमेंट मैंने 100 रुपए का किया और 3 साल बाद वो हो गया सपोज 140 रुपीज का, तो कितना रिटर्न हुआ, तो 40% हुआ ना। तो 40% डिवाइडेड बाय 3, अप्रोक्सीमेटली 14% का CAGR हुआ। इसका फॉर्मूला है, ऑनलाइन मिल जाएगा, बड़ा सा साइंटिफिक फॉर्मूला है। तो कोई भी दो चीज का आपको CAGR ढूंढना है, 2 पॉइंट्स का, तो आप ढूंढ सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 14% का CAGR आया है कि पहले साल, बट जरूरी नहीं कि हर साल 14% आए, ये एक समझना है। एक साल कम होगा। हाँ, एक साल बढ़ेगा, एक साल कम होगा, एक साल ज्यादा, एक साल कम, ऐसे होके नेट एवरेज में इतना आया। वैसे अपना बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जो है, वो 8% आसपास का CAGR देता है ओवर द पीरियड ऑफ 40 इयर्स। डिबेंचर्स मतलब ये कंपनी का लोन होता है, आप कंपनी को लोन दे सकते हो। जैसे आप कोई बिजनेस है, अचीजा होटल वाले ने आपसे लोन लिया है, तो आपको ब्याज देगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आपसे लोन लेगी, आपको ब्याज देगा। तो वो ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी है तो पब्लिक को ट्रस्ट कम होता है, बिजनेस है इंडिविजुअल, तो ज्यादा रेट देता है, 10 to 11% का CAGR। FDs initially last 30-40 years ago they used to give 9%, then it came to, earlier it was 12, then it came to 9, now it is 6। तो ऑन एन एवरेज अगर पकड़ा जाए तो 7%, 6 to 7% इज FD का रेट ऑफ। ये सब मैं हायर साइड पे ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और स्टॉक्स, या फिर इन शॉर्ट हम इसको निफ्टी बोलते हैं। व्हाट इज निफ्टी एंड व्हाट इज BSE सेंसेक्स, you know that, what is नहीं। nifty? So nifty and BSE sensex is the average
of top 30 companies and top 50 companies of India. What are these? ये stocks होता क्या? Shares तो पता है ना basically company हाँ का. हाँ हाँ, वो सब पता है. का part ownership we are getting. We are Correct. investing in the business and we are getting some returns. अच्छी जहाँ में तुम पार्टनर हो तो तुमको रिटर्न मिलेगा ना प्रॉफिट्स का. वैसे ही तुम कंपनी रिलायंस में पार्टनर हो तो वो जितना कमाएगा उतना प्रॉफिट का रिटर्न तुमको दे देगा. तो यू आर अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी व्हेन यू बाय दैट शेयर. Those shares are listed in BSE and NSE stock exchanges so that shareholders can exchange the ownership. क्योंकि ओनर का कैपिटल नहीं हो सकता है. बिजनेस में एक बार चला गया तो कंपनी जब बंद होगी तब वापस मिलेगा. तो अगर मुझे अपना ओनरशिप सेल करना है, मुझे भरोसा नहीं है, तो आई कैन गो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मोड. तो आई कैन सेल इट, समवन एल्स कैन बाय इट. बराबर. सो अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, इंडिया में दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस है. स्टॉक एक्सचेंज मतलब मीडिएटर, ब्रोकर. That is BSE and NSE. Sensex is the index of BSE and Nifty is the index of NSE. What is an index? It is an average. अभी Nifty is an average of top 50 companies in India by market capitalization. What do you mean by market capitalization? Number of shares into the market value. मतलब रिलायंस का अभी इक्विटी है समझो, आई थिंक 600 करोड़ शेयर्स है रिलायंस के टोटल. 600 करोड़ शेयर्स है. 2000 रुपए का प्राइस चल रहा है मार्केट में. तो आज किसी को रिलायंस को खरीदना है, पूरी कंपनी को, उसको 600 करोड़ शेयर्स खरीदने होंगे. मार्केट में भाव चल रहा है 2000 रुपए. तो उसको देने होंगे 12 लाख करोड़. दैट इज द मार्केट कैप ऑफ रिलायंस. ऐसा. तो मार्केट कैप मतलब वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस. मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस. ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ दैट. तो वो उसके हिसाब से जितनी बड़ी कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, दे उसका एवरेज प्राइस बोला जाता है. बट इट इज नॉट नॉर्मल एवरेज, इट इज वेटेड एवरेज. यू नो द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज में हम लोग वेट्स असाइन करते हैं, टोटल ऑफ वेट्स अपॉन टोटल ऑफ प्रोडक्ट. मतलब क्या, अभी टॉप 50 में रिलायंस भी है, इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है, HDFC बैंक भी है, बजाज फाइनेंस भी है. बट ये सभी कंपनी का सेम वेटेज नहीं होगा. जो ज्यादा बड़ी कंपनी, अभी रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है, इट इज अराउंड 5%, अप्रोक्स 5% ऑफ निफ्टी. कोई और कंपनी है निफ्टी का अराउंड 2% ऑफ निफ्टी, ऐसा है. तो अलग अलग वेटेज के हिसाब से सब कंपनी को साइज के हिसाब से प्रोपोर्शन दिया हुआ है. बट 50 कंपनी होती है. ये 50 कंपनी का एवरेज प्राइस वी कैन कॉल निफ्टी. ओके, तो 50 कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो निफ्टी बढ़ेगा, 50 कंपनी का शेयर प्राइस घटेगा तो निफ्टी घटेगा. सिंपल है. अब 50 में से 10 कंपनी का बढ़ा और 40 कंपनीज का डाउन है, लेकिन वो 40 कंपनी का वेट्स कम है, 10 कंपनी का वेट प्राइस बढ़ा तो वो अपवर्ड जाएगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कौन सी हैवी कंपनी है, कौन सी ज्यादा बढ़ रही है, कौन सी ज्यादा कम. तो निफ्टी इज नथिंग बट अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द टॉप 50 कंपनी. वैसे ही BSE का जो इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, उसका नाम है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, बॉम्बे सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स. उसमें टॉप 30 कंपनीज है. टॉप 30 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. टॉप 30 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. प्रेजेंट डे वैल्यू जिस कंपनीज की सबसे ज्यादा है, वो टॉप 30 आपकी BSE सेंसेक्स में पड़ी होती है और टॉप 50 NSE में पड़ी होती है. अब क्या ये टॉप 50 और टॉप 30 सेम रहेंगी आज, 10 साल पहले, 20 साल पहले या 20 साल बाद? नहीं. It will change. It will keep on changing. It will keep on changing. The composition keeps on changing. मतलब बड़ा ही सिंपल है. सेबी इसको गवर्न करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके. सेबी इज अ स्टॉक मार्केट रेगुलेटर. तो कुछ जोल जपाटा तो नहीं हो रहा, उसमें वॉच डॉग का काम. तो हर 5-6 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद रिव्यू करते हैं कि कोई कंपनी डब्बा हो गई तो निकल जाएगी, कोई कंपनी अच्छी है तो इंक्लूड कर देंगे. जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है उसको इंक्लूड करते हैं, जिसकी वैल्यू घट जाती है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं. फिर रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही एक और चेंज हुआ है निफ्टी में. एक बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक निकल गया है लार्ज कैप निफ्टी में से. अपना निफ्टी में से बैंक ऑफ बड़ौदा था, उसका भाव घटने लगा, कंपनी बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है तो निकाल दिया उसको स्टॉक निफ्टी में. और दूसरा उसके जगह पे ये आ गया,
AU स्मॉल फाइनेंस शायद करके का है, मैं आपको तुमको फोटो भेज देता हूँ। 3 चेंजेस हुआ है स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में। तो ऐसा चेंजेस होते ही रहता है, कॉम्पोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग। और कॉम्पोजिशन कितना चेंज होता है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। आई जस्ट शेयर एन इमेज ऑन व्हाट्सएप, जस्ट अ सेकंड। Okay. See, must have got that image. Yeah. ये सेंसेक्स का इमेज है, 30 टॉप 30। सो ईयर 2000 वर्सेस ईयर 2021। ईयर 2000 में दिखा इमेज, हाँ हाँ। कौन सी कंपनीज थी और उनका मार्केट कैप दिया हुआ है। ACC। एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, तब की बहुत बड़ी कंपनी, अंबुजा सीमेंट्स। अभी तो वो टॉप 30 में भी नहीं है। हाँ, तो वो जो ब्लू वाले हैं ना, वो सब हाँ। निकल गए। जो येलो वाले हैं वो ही पड़े। अच्छा। तो out of Sensex of 2000 and Sensex of 2021, only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only 9 companies were able to maintain their top position after 20 years. So, जो बिजनेस तभी का बेस्ट था, वो टॉप कंपनीज का मतलब क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों होगी? एक तो काम बड़े लेवल पे कर रही है, शेयर्स बहुत सारे हैं, और मार्केट में भाव भी बहुत सारे हैं। मार्केट में भाव क्यों बढ़ता है? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है। करेक्ट। प्रॉफिट्स करेगी, जितना अर्निंग्स बढ़ेगा उतना शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा या फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, तो उसके एंटिसिपेशन में बढ़ती जाती है प्राइस मार्केट में, है ना। दैट इज द लॉजिक ऑफ प्राइस। प्राइस is related to the earnings of the share, profits of the share. So those companies which were there 20 years ago in the index, who knew that how many of them will sustain after 20 years? No one knew. There are only 9 right now, and after 10 years शायद हम लोग ऐसा देखेंगे कि ये 9 भी गोल हो जाएंगे. It will be entirely a new index of top 30. Okay. So even if you would have chosen the best of the best in that lot before 20 years, and you would have said कि यार बॉस, मैंने पूरा ड्यू डिलिजेंस रिसर्च कर लिया, ये बेस्ट कंपनी है, यही चलेगा मार्केट में, यही बेस्ट है, मैं इसी में इन्वेस्ट करके रखूँ. बट नाउ द थिंग इज दैट सम ऑफ द कंपनीज आर नॉट इवन देयर, और वो कहीं बॉटम आउट हो गए. इनफैक्ट सम ऑफ द कंपनी हैव बिकम बैंकरप्ट. जैसे कि आई टेल यू, यू विल सी रिलायंस का आरकॉम वगैरह भी था तभी, भी है कि नहीं पता नहीं. रिलायंस का आरकॉम वगैरह भी बीच में आया था इंडेक्स में, 2000 के बाद आया था, 2004, 5, 6 में. तो आरकॉम, अनिल अंबानी ग्रुप माइट हैव हर्ड, वो तो निकल के बैंकरप्ट हो चुकी है. इस वाले इंडेक्स में से भी रैनबेक्सी लैब्स, वो 2 भाई थे, शिविंदर एंड मालविंदर, फोर्टिस वाले, उनका बैंकरप्सी हो गया 4000 करोड़ का. फिर आईडीबीआई बैंक, ये हो गया ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, 2-3 बार गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइज किया हुआ है. सो ऐसी भी कंपनीज है जो निकल के कचरा, MTNL has become डब्बा, the government sold it. So they were the top blue chips of that time, but now they are dabbas. Okay. But sir, how do we decide in what to invest or not? There might be some thinking, some calculation. हाँ. So इन्वेस्टमेंट्स के लिए है ना, वो मैं आता हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मैं आता हूँ बाद में. Okay. अब ये रिटर्न्स के बारे में देखते हैं, ठीक है. रिटर्न्स, तो ये टॉप 30 जो टॉप 50 कंपनी होती है निफ्टी की, इसका रिटर्न ऑन एन एवरेज, जो निफ्टी है, निफ्टी का कॉम्पोजिशन है, उसका रिटर्न आया है 15 to 17% ओवर अ स्पैन ऑफ 40 years. Means what? In the year 1994 when the Nifty started, मैं उसकी टॉप 50 कंपनीज में 1 लाख रुपीस डाल दिया. ओके. Yeah.
तो जैसा निफ्टी था वैसे ही डाला टॉप 50 कंपनी, 1 लाख रुपीज उसमें, जिसका ज्यादा था उसमें 10,000 डाला, जिसका कम था उसमें 5,000 डाला, जिसमें कम था उसमें 2,000, ज्यादा था तो 20,000, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मैंने 1 लाख इन द ईयर 1993। ओके, 1 लाख रुपीज डाला, तब निफ्टी था 100 पॉइंट, हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं, इट इज एन एवरेज। और आज निफ्टी है अराउंड लास्ट क्लोजिंग आई थिंक इट वाज अराउंड 15,200 समथिंग चल रहा है ऐसा। तो 15,000 क्रॉस 50,000 समथिंग ऑन 21st Jan ना, ऐसा कुछ था। दैट इज तो इंडेक्स, द सेंसेक्स and nifty they go in the ratio of around 1/3 and 2/3. I'll just cross check 1 second. Sensex is 50,029 and nifty is 14,867, 14,867, so around 15,000. Because Nifty is top 30 and Sensex is top 50. नहीं टॉप 30 टॉप 50 नहीं, वेटेज अलग अलग है, वेट्स है ना उसमें थोड़ा ज्यादा दिया है, इसमें थोड़ा कम दिया है, वो एक खाली रेशियो है, इट इज जस्ट अ रेशियो, डज नॉट मैटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस का वेट अगर मैं, क्योंकि बेस अलग था, सेंसेक्स का बेस वाज 1,000, निफ्टी स्टार्टेड विद 100, सेंसेक्स स्टार्टेड विद 1,000, और उसमें 30 कंपनीज का वेट्स अलग है, इसलिए उसका कैलकुलेशन अमाउंट अलग आता है, और निफ्टी का एक रेशियो है, उसका कैलकुलेशन अमाउंट अराउंड 15,000 है। वो खाली एक रेशियो है, दोनों में सिमिलर कंपनीज ही है, सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी में थोड़ी ज्यादा है, 20 कंपनीज एक्स्ट्रा, जो सेंसेक्स में मोस्टली ऑलमोस्ट सब कंपनीज निफ्टी में है ही टॉप 30 वाली, निफ्टी में और 20 बॉटम वाली थोड़ी ज्यादा है जो कम मार्केट कैपिटल। खाली जो फिगर है, बेस फिगर जो है, कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ता है ना अपने को, तो वो बेस फिगर सेंसेक्स का 1,000 लिया था 1978 में, और निफ्टी का जो था वो 100 था, इसके लिए एक रेशियो के हिसाब से वो वैल्यू थोड़ी बड़ी और थोड़ी छोटी आए। बट फिर निफ्टी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि 50 कंपनीज का ऐड कर रहे हैं और वेरा सेंसेक्स में खाली 30 का। ड्यू टू दैट बेस फिगर का मतलब क्या, अगर मैं समझो 10 से स्टार्ट करता, तो उसमें रिलायंस का वेट 2 दिया, इन्फोसिस का वेट 1 दिया, टाटा का वेट 2 दिया, ऐसा करके मैंने 10 पॉइंट से चालू किया, तो बढ़ेगा तो 10, 11, 12, 13 वैसा दिखेगा ना मेरे को प्राइजेस। तो वही चीज मैंने 100 से चालू की, उसमें रिलायंस का वेट 20 दिया, इन्फी का वेट 10 दिया, टाटा का वेट 20 दिया, तो वो एवरेज 100, 110, 120, 130, 140 ऐसा दिखेगा ना। तो इट इज जस्ट अ रेशियो, वेटेड एवरेज पॉइंट, जो एक बेस फिगर लिया था उसके हिसाब का पॉइंट है वो, उससे कंपनीज या प्राइस का कोई लेना देना नहीं, समझा? ओके। हाँ, तो वो तो मैं 1,000 लूंगा तो और ज्यादा दिखेगा, 1,000 से अगर स्टार्ट करूंगा उसके हिसाब से कंपनीज को वेट्स दे दूंगा, तो कंपनी का प्राइस बढ़ेगा तो मेरा 1,000, 1,100, 1,200, 1,300 ऐसा दिखेगा। गॉट इट? तो वो एक खाली रेशियो है, इंडेक्स इज जस्ट अ रेशियो, वेटेड एवरेज रेशियो, वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द, इसलिए हम लोग उसको पॉइंट्स बोलते हैं, एग्जैक्टली मनी वैल्यू नहीं, वो पॉइंट है, वेटेड एवरेज रेशियो। तो 100 पॉइंट्स का 15,200 हो गया है निफ्टी, और जो सेंसेक्स था वो 1978 में बनाया था, 78 में 1,000 से कुछ स्टार्ट हुआ था, आई थिंक नहीं, आई थिंक 1978 में सेंसेक्स वाज आल्सो 100 ओनली, बट 94 तक आते वक्त वो 1,000 हो गया था, निफ्टी 100 से स्टार्ट हुआ ऐसा कुछ था, और सेंसेक्स अभी चल रहा है 50,000, और निफ्टी 100 का स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1994, 1993, 94, तभी 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, और अभी हो गया है 15,200। तो ये जो CAGR है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर 1 लाख रुपीज मैंने डाले थे उन कंपनीज में, तो आज के डेट में वो 1 लाख का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 15,200 अपॉन 100, तो दैट विल बिकम अराउंड 1 करोड़ 152 टाइम्स, so 1 करोड़ 52 लाख, बराबर है? बराबर।
1 लाख का हो जाएगा 1,52,00,000. So it is a return of around 152 times. तो ये जो डिफरेंस है, दिस कम्स टू अ CAGR ऑफ 15 to 17%. 15 to 17% मतलब पहला 94 में जो तुम निफ्टी लोगे वो 100 पे प्लस 15%, तो 115 प्लस 15% प्लस 15% प्लस 15% प्लस 15%, ऐसे करते till the year 2021, so you will arrive at 15,200. That is the mean. तो ये निफ्टी क्या है, टॉप 50 कंपनीज है. तो टॉप 50 कंपनीज ने तुमको कितने का रिटर्न दिया ऑन एन एवरेज? 15 to 17% का. 15 इज विदाउट डिविडेंड, 17 इज विद डिविडेंड. अगर डिविडेंड भी तुम री इन्वेस्ट कर देते हो तो 17% का CAGR आया. अब ये चीज अपना वो चेस बोर्ड का एग्जाम्पल में कैसे एप्लीकेबल होता है, रूल 72 में कैसे होता है, तो समझना है. रूल 72 का मतलब क्या होता है कि कितने सालों में आपका पैसा डबल हो रहा है. ठीक है. तो अगर आप गोल्ड में डालते तो क्या करने का, 72 डिवाइडेड बाय द रेट, it would have taken 7 years to double your money. If you would have invested in government bonds, it would have taken 9 years. 72 divided by 8. If you would have invested in debentures, again it would have 7 years. taken around 6 to 7 years. If you would have invested in FD, it would have taken 10 years to double your money. And if you would have invested in Nifty simply, I'm not talking about individual company, I'm talking about the top 50 company. और वो टॉप 50 कंपनी सेम नहीं है. 95 में कुछ कंपनी आई, कुछ कंपनी गई, तो मैंने जो कुछ आई उसका शेयर खरीद लिया, जो कुछ गई उसका बेच दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस. 97 में कुछ आई, कुछ गई, जो आई उसको खरीद लिया, जो गई उसको बेच दिया. 99 में जो आई उसको खरीद लिया, जो गई उसको बेच दिया. आई एम सिंपली ट्रैकिंग द निफ्टी. तो निफ्टी हैज गिवन मी अ रिटर्न ऑफ 15 to 17%. तो मेरा CAGR कितना होता है? 72 डिवाइडेड बाय 17, अप्रोक्सीमेटली 4 years. 4 to 5 years. So every 4 to 5 year your money has been doubled. That is the reason if you calculate roughly, say 1 lakh से start किया था 94 से, right? So 94 से 98, 98 में 2 lakh, 2002 में 4 lakh, 2006 में 8 lakh, 2010 में 16 lakhs, 2014 में 32 lakhs, 32. 2018 में 64 lakhs, and 2022 में 1 crore 28 lakhs. 28 lakhs, which came to around 1 crore 52 lakh का फिगर. तो मैंने थोड़ा रफली लिया है, अगर तुम और एग्जैक्ट कैलकुलेशंस में जाओगे तो यू विल गेट दिस. So, but why 72? Why 72? 72 इज एन किया हुआ है उसका कैलकुलेट करके कि कोई भी रेट रहेगा ना, CAGR को इजी करने के लिए CAGR का कैलकुलेटर से भी डाल सकते हो. CAGR ढूंढना है ना तो उसका एक साइंटिफिक थोड़ा फॉर्मूला है, वो थोड़ा लॉन्ग कट है, तो उसमें डालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो के लिए उसको रफली कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट दिया हुआ है रूल 70. वैसे रूल 120 है, रूल 70 है फॉर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के लिए रूल 70. अगर तुमको ये ढूंढना है कि तुम्हारा पैसा आधा कैसे हो जाएगा इन्फ्लेशन, यू नो इन्फ्लेशन राइट, हम लोग उस दिन डिस्कस भी करते थे. वैल्यू बढ़ रहा है और आज एक डोसा 100 रुपए का मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर 107 हो जाएगा. तो तुम्हारा आज का 100 रुपया काम नहीं आने वाला है, नेक्स्ट ईयर उसका 7% से डिक्लाइन होने वाला है वैल्यू, ऐसा. तो कितने सालों में तुम्हारा पैसे का वैल्यू हाफ हो जाएगा, वो अगर ढूंढना है तो करंट इन्फ्लेशन रेट को 70 से डिवाइड कर लेना शॉर्टकट. तो अभी करंटली इन्फ्लेशन चल रहा है कुछ 6%, RBI का गाइडलाइंस के हिसाब से. वो तो 6% बोलता है, बट प्रेजेंटली रिटेल इन्फ्लेशन इज अराउंड 8%, 8% ही पकड़ के चलने का इन्फ्लेशन. Okay. तो 70/8 अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर्स में तुम्हारा पैसा हाफ हो जाने वाला है. मतलब अगर अपने तिजोरी में तुमने 1 लाख रुपीज रखे हैं, तो 9 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 50,000 हो जाएगी. मतलब आज जो चीज 1 लाख रुपीज में मिल रही है, वही चीजें तुमको 2 लाख रुपीज में लेनी पड़ेगी, या फिर आधी चीजें तुमको लेना पड़ेगा 50,000 रुपए में. चीजें मिलेगी. उस वो चीज का वैल्यू 2 लाख हो गया ऐसा. तो तुम्हारा वैसे का वैल्यू आधा हो गया 50,000. दैट इज समझा. तो वही चीज लेने के लिए अभी तेरे को
1 लाख का 2 लाख डालना पड़ेगा, दैट इज ऐसा हो जाएगा। कितने टाइम में पैसा हाफ हो जाएगा उसके लिए अपना इन्फ्लेशन रूल है, इन्फ्लेशन रूल वी टेक एज 70 एंड डबलिंग के लिए वी टेक 72, दीज आर ऑल शॉर्टकट। ये एक्यूरेट है, मतलब प्रिसाइज की 70 होना? अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट, ओके। बट दोज मार्जिनल डिफरेंसेस डोंट मैटर ओवर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग रन में देखा ना, ये मैंने थोड़ा रफ कैलकुलेशन किया है, 1,28,000 का आंसर है, थोड़ा प्रिसाइज करूंगा तो 140, 145, 152 आ जाएगा अपने पास। तो ओवर अ स्पैन ऑफ 30, 40, 50 इयर्स दिस माइनर डिफरेंसेस यू विल गेट। और एग्जैक्ट चाहिए ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल देना, दिया है तुमको फॉर्मूला CAGR का सब दिया है। इन्फ्लेशन भी CAGR के जैसा ही होता है, 6%, 6%, 6%, 6%। आज 100 है, फिर 106, फिर और 6% बढ़ा तो 112 पॉइंट समथिंग, उस पे और 6%, उस पे और 6%। नाउ कमिंग टू द रिटर्न्स फ्रॉम निफ्टी, दिस पार्ट यू गॉट। सो मेजॉरिटी सबसे ज्यादा, अभी इसमें इन्फ्लेशन कितना चल रहा था, तो 7 to 8% इन्फ्लेशन चल रहा था। तो इन्फ्लेशन को बीट करके तुमको ज्यादा पैसा कमाना है, रिटर्न ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर Correct. इन्फ्लेशन के ही पेस से बढ़ रहे हो तो तुमको कुछ फायदा हुआ ही नहीं, तुम्हारा नहीं। पैसा वहीं का वहीं है। तो ये दो ही एसेट, एक गोल्ड है, थोड़ा एक डिबेंचर है, और एक स्टॉक है, ये तीन ही एसेट ने इन्फ्लेशन को बीट किया। और ये गोल्ड और स्टॉक, सॉरी गोल्ड और डिबेंचर, इन दोनों ने भी थोड़ा मार्जिनल रेट से ही किया है। सबसे ज्यादा सेफ वे से इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एक ही एसेट है, दैट इज, बट रिस्क भी उतना ही है ना सामने। that's what I told you, that's why I'm not telling you to invest in individual stocks. This is minimum risk and maximum return criteria. नॉर्मली अपना थिंकिंग क्या रहता है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा, तो रिस्क ज्यादा, लो रिस्क है तो लो रिटर्न। बट in order to understand the mechanism of stock market, always keep it in mind, if you want to make money, it is always going to be low risk and highest risk. It is always going to be low risk and highest risk. So In the this, video also, he gave an example that if you go in North Korea, 100 meters inside North Korea, yes, and if I'm paying you 300 crore, you'll go. If I yeah, tell you to go 300 meters, so that example was also yeah. applicable here. but जिस दिन मार डाला उस दिन पूरा कैपिटल वाइप ऑफ। तो दिस, ये जो नॉर्थ कोरिया वाला एग्जांपल था ना, दिस इज मेनली फॉर ट्रेडर्स, दोज हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, डे टू डे ट्रेडिंग। आज लिया कल बेच दिया, या 2 महीने बाद भाव बढ़ा तो निकाल दिया, 1 महीने बाद घटा तो निकाल दिया। दिस इज मेनली फॉर ट्रेडर्स, क्योंकि दे चेज फास्ट मनी। So you need to understand how does a share price work. Share price works on earnings, and earnings मतलब profits. Profits क्या एक दिन में आप 50% प्रॉफिट कमा सकते? Not possible. So profits will grow gradually. So earnings will grow gradually. So prices also should grow gradually. Whatever you are going, whatever thing you are doing apart from this, it is all unscientific. You are just simply relying on your luck. Without your knowledge or your बैकग्राउंड चेक वर्क, उसको कुछ देख ही नहीं रहे हो, तुम लक सट्टा कर रहे हो। इससे अच्छा तो गैम्बलिंग करो, प्ले रूलेट, कभी वो ब्लैक्स कॉर्नर में आएगा, कभी वो नंबर आएगा, कभी ऑड आएगा, कभी इवन आएगा, जो नंबर पे आया डबल हो जाएगा पैसा, नहीं आया तो गया पैसा। सो इफ यू आर चेजिंग शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, इट इज मेनली बेस्ड ऑन लक, बिकॉज ये जो निफ्टी भी है ना, ये जो बढ़ा है 100 से 15,200, ये ऐसा गया है क्या? ऐसा गया ही नहीं है। इफ यू सी द ग्राफ ऑफ निफ्टी, Up down, up down. इट हैज बीन लाइक दिस। अभी ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे खरीदेगा, ये हो गया, अरे वाह इतना प्रॉफिट, चलो निकल जाओ बेच दो। अरे भाई तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, या यहाँ आओ, तुमको यहाँ देखना है, कीप द होराइजन लॉन्ग। so this is practically proven. If you take any 10 years horizon in the market, I took 40 years का ना अभी, you can take any damn 10 years, 93 to 2003,
94 to 2004. मतलब you started investing in 93 and you exited in 2000. You invested in 94, exited in 2000. Invested in 95, exited in 2000. Any 10-year period, but 10 year, not less. Because fluctuations होते रहते हैं न्यूज के वजह से कि पीपल आर वेरी शॉर्ट टर्म मेंटालिटी कि इलेक्शन हुआ, मोदी आया, बढ़ गया मार्केट, कांग्रेस आया, घट गया मार्केट, कोरोना आया, घट गया मार्केट, अच्छा हो गया, रिकवरी हो गया, बढ़ गई। कंपनी का बिजनेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कंपनी चुपचाप अपना बिजनेस कर रहा है। तो तुम्हारा दुकान है, मोदी आए कि कांग्रेस गवर्नमेंट आए, विल यू स्टॉप वर्किंग? यू विल डू योर बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। सो 10 इयर्स होराइजन से अगर आप देखोगे ना, तो कोई भी 10 इयर्स इफ यू पिक अप, निफ्टी और सेंसेक्स हैव गिवन यू अ CAGR ऑफ 13%, minimum of 13%. It can be sometimes 14, 15, 16, 18, 20% also in some decades. Like the decade from 2009, after the subprime crisis, 2009 to 2019, that was the brilliant, beautiful decade. तो 20-25% का भी रिटर्न आया है इंडेक्स का। बट कोई भी 10 ईयर का आपने देखा हो उठा के टाइम पीरियड, तो 13% CAGR तो आया आया और आया ही है, गारंटीड। FD भी इतना गारंटी नहीं देता है, मार्केट इतना गारंटी दे रहा है, तो यहाँ पे रिस्क क्या हुआ? जीरो। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि टू कीप इट फॉर 10 years, इट रिक्वायर्स अ हार्ट ऑफ गोल्ड। Correct. Because you cannot use that money for anything else. You just have हाँ, to put it there. you cannot use it, that is true, that is fine, वो तो FD में भी रखते हो तो you cannot use it for anything. But you, in property खरीद ली तुमने, can you use that money for anything? No. But up and down, up and Up and down. down, up and down, your heartbeat also goes up and down with that. अभी कोरोना में हुआ, कितना मार्केट था? 45,000 का सेंसेक्स था, इट वेंट टू 28,000, ऑलमोस्ट हाफ, 50% डिक्लाइन, एंड दैट टू विद इन अ स्पैन ऑफ 15 days. सम कंपनीज का स्टॉक तो वेंट फ्रॉम 500 to 50-60 rupees, 90% फॉल। तो इंडेक्स बिकेम हाफ, तो स्टॉक्स तो बिकेम 80-90% से डिक्लाइन। तो ऐसा इस टाइम पे, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, प्राइम इंपॉर्टेंट बुद्धा स्टेट ऑफ माइंड, टेम्परामेंट एंड पेशेंस। अगर उसमें उस टाइम में तुमने पेशेंस रखा होता, तो अभी क्या चालू है सेंसेक्स? जस्ट आफ्टर अ स्पैन ऑफ 1 year, नाउ इट हैज बिकम 52,000. Same thing happened at the time of subprime crisis. I still remember very clearly. I was in TY BCom that time, and markets hit two lower circuits in the year 2007-8. Within one single day, 20-30% down हो गया market. So many people bankrupt, Lehman Brothers bankrupt, बैंक ऑफ अमेरिका उठ गया था, बैंक मॉर्गन स्टैनली उठ गया था, सबको बेल आउट करवाया। एंड उसके बाद इन द ईयर 2009 यूपीए गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, वो तो खाली रीजन था, ये सब प्राइम भी एक रीजन था। तभी मार्केट घटा था 20-30% डाउन इन द ईयर 2008 एंड 2009। विद इन वन डे, not even within one day, when the index started, I still remember that day very clearly. I'll share a video also if I find it, Udayan Mukherjee का CNBC का वीडियो है। Within 20 minutes or 15 minutes, Sensex and Nifty both hit two upper circuits. Upper circuits मतलब 10%, 20% rise within 15 minutes. एंड ट्रेडिंग स्टॉप्स, मतलब मार्केट क्या सर्किट फिल्टर सकता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो जाए, इसलिए 10% अगर झटके से बढ़ जाता है ना, तो ट्रेडिंग स्टॉप कर देता है, फिर वापस खोलता है आधे घंटे बाद, वापस बढ़ता है 10% के बाद ट्रेडिंग स्टॉप। क्योंकि नहीं तो फिर जिसका पोजीशन, क्योंकि मेनी पीपल डू इट इन फॉरवर्ड ट्रेडिंग, तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया कम हो गया तो वो तो बैंकरप्ट ही हो जाएगा ब्रोकर। किसी ने शॉर्ट किया, बढ़ गया तो हालत खराब, और किसी ने बाय किया और घट गया तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा, बहुत सारा लॉस हो जाएगा एक दिन का। उसको अवॉइड करने के लिए सर्किट फिल्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी होते हैं और मार्केट पे भी होते हैं। तो 10, 20, 5, 10, 15% ऐसा सर्किट फिल्टर जाता है। सेंसेक्स पे और निफ्टी पे जनरली 10% पे रखता है। तो दो सर्किट्स मार के थप करके 15 मिनट में जितना लॉसेस था 2 साल का, 15 मिनट में सब रिकवर कर दिया इंडेक्स।
but for that you had to wait for a span of 2-3 years. So I'm not telling 2-3 years, minimum 10 years. Okay, now we'll move on to stocks gradually, but always remember, whenever you want to enter market, whether it is stock market, whether it is mutual funds, whether it is individual stocks, keep a minimum horizon of 10 years, minimum, not 1 year. 1 day 1 month तो भूल ही जाने का. Not 1 year, not 5 years, not 7 years, 10 years minimum. Because over a span of 10 years, I told you just now, any damn year, we have run an itinerary of all the years, all 40 years. Whether तुम peak में आ जाओ, मतलब in the year 2007, just before the fall, the markets were at peak. तुम 2007 में enter हुए होते और 2017 में निकले होते, तो भी minimum 13% का रिटर्न दिया है CAGR में. 2008 के बॉटम में आए होते और 2018 में एग्जिट किया होता, तो भी मिनिमम 13%. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 2099 में मार्केट्स वर एट पीक, तभी .com बूम, .com बबल हुआ था 99 और 2000 के साथ. 1978 में देयर वाज सच बबल और बर्स्ट हुआ था. कोरोना का भी हुआ 2020 में और बर्स्ट हुआ. So I'm telling you right now also, in the year of Corona, right now, we are talking, this date is I think 3rd of April 2021. If you enter the market today and you put the money in Nifty for 10 years, so in 2031, minimum CAGR will be 13%. Minimum. But sir, if it is guaranteed that 13% CAGR we will Minimum. at 10 years minimum, then why don't people keep years? Like told you just now, FD में तुमको बोलता है 6% देगा, बराबर है, बट कल उठ के बैंक बोलता है नहीं अभी 4% ही दूंगा. तुमने FD में 5 साल के लिए रखा है पैसा, 6%. तुमको मालूम है 5 साल तक 6% मिलेगा, 5 ईयर के एंड में आई गेट द मनी. अभी उसके बीच में बैंक रोज तुम्हारे घर पे आएगा और बोलेगा नहीं अभी मैं 4% ही दूंगा, फिर दूसरे दिन आएगा नहीं अभी मैं 8% दूंगा, नहीं अभी मैं 2, लेकिन तुमको तो 5 साल बाद मिलने वाला है पैसा. लेकिन वो बैंक आके रोज तुमको बोल रहा है नहीं अभी 3% दूंगा, अभी 8% दूंगा, अभी 6% दूंगा, अभी 12% दूंगा. अभी तो तुमको भी लालच आएगा कि अभी 12% मिल रहा है, चलो ज्यादा पैसा डालो. या तुमको लगेगा अरे अभी 3% हो गया, चलो चलो निकाल लो एफडी में से, अभी कुछ रिटर्न नहीं आने वाला. ये एफडी में नहीं होता है ना, ये शेयर्स में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है. एवरी डे स्टॉक मार्केट शोज यू दैट गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है. गारंटी कोई बोलता नहीं है, नोबडी. बैंक तो गारंटी देके बोल रहा है तुमको 5 साल बाद 6% ही देगा. यहाँ पे नो वन गिव्स यू अ गारंटी. इट इज ऑल आउट ऑफ रिसर्च एंड पास्ट वर्क. I'm not talking about Indian stock market. I'm talking about US का stock market that is older than ours. That is 100 years old. S&P 500, Standard and Poor's 500 and Dow Jones. They are the and Nasdaq है वहाँ का, New York Stock Exchange. Even those stock exchanges, they have followed the same pattern over a span of 100 years. Now, if something that has taken place over 100 years, if something that has been re-verified in India over 40 years, what else do you need to may have a guarantee कि ये होगा कि इतना guarantee तो साला banks भी नहीं देता है, बैंक भी bankrupt हो जाए. But the only problem over here is day-to-day fluctuation. People are not able to handle that. That's why I told you the first two things, temperament and patience. वो सब में नहीं होता है, सुनना बहुत easy है. 99 भी नहीं, 99.99% people fail at that point. Only 0.1%, 1%. It should be in your gene. It's called as a deferred gratification gene. Okay, deferred gratification gene. Deferred gratification मतलब you need to have a strong conviction that 10 years के लिए मैं देखेगा ही नहीं मार्केट को, मेरे को बैठने का है, because I want the maximum of return. और देखना ही नहीं है एक्चुअली, तो ही पॉसिबल. और मैं बोलने से नहीं होगा, वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए. Only then you will be able to succeed. now it's sounding easy कि 10 साल रुक लेंगे क्या जा रहा है. एक्चुअल में अगर खुद के पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे and you see the volatility and the fluctuations, it makes a big difference. Okay, so and about the different asset classes also, I'll share a figure of Nifty also.
So just a minute, I'll share a figure of Nifty 1 to get a clear idea. ये सब में ना अपना सीए स्टूडेंट्स और जो आगे के पास स्टूडेंट्स है ना, उनका व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब शेयर कर, क्योंकि अभी तक तुमने शेयर्स का बेसिक किया नहीं है ना, 12th में थोड़ा शेयर्स का टॉपिक आ जाता है, और फिर धीरे धीरे कॉलेज में यू लर्न कंपनी अकाउंट्स एंड ऑल ज्यादा फॉर्म बेसिस पे, या सीए कर रहे हो तो उसमें आता है इंटर में, या सीएस कर रहे हो, लॉ कर रहे हो तो इंटर सेकेंड ईयर में आता है। सीए में ये सब कवर होता है, सब शेयर। तो शेयर कंपनी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, एमालगमेशन, मर्जर, बुक वैल्यू, ये सब कवर हो जाए। बट ये स्टॉक एक बेस पता हो जाएगा ना कि ये कंपनी है, अभी ये तुमको आता है, यू नो दिस ऑल दीज थिंग्स, बट अदर 11th and 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स दे डोंट नो। करेक्ट। तो दैट्स व्हाई तो एक बेसिक आ जाने के बाद आई शेयर ऑल दीज थिंग्स। I'll share a graph, 1 minute. You are asking something in between, Ravi? नहीं, आई वांटेड टू आस्क दैट ओनली कि नहीं, ये बेसिक्स जो है, व्हाट इज अ शेयर, यही नहीं पता होता है पब्लिक को। अभी तुमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा, ऑनलाइन पढ़ा होगा, या तुमका घर पे कोई करता होगा, या बाजू में आजू बाजू में कोई होगा, यू माइट हैव गॉट द नॉलेज। बाकी सबको ये पता ही नहीं रहता है क्या, हाउ डज द शेयर डील, शेयर बढ़ता है क्या है, कम कैसे होता है, क्या है स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल दैट, डोंट नो। So that's, see, I've shared a figure. This is the graph of Sensex movement over last 30 years. Can you see that? दिख रहा है? And if you see, zoom and highlight, all the major events have been given, जिसके वजह से बढ़ा या कम हुआ न्यूज के वजह से। स्टार्टिंग विथ 1990, जुलाई 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था अपना बड़ा सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना खराब हो गया था कि वी हैड ओनली 9 या 10 डेज का रिजर्व्स लेफ्ट, 9 का गोल्ड रिजर्व। अभी जो एनईपी 1991 का, एनईपी इन 1991, यस, अपना आईपीपी, सॉरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, और जो लिबरलाइजेशन का पूरा ओपन अप किया था इकोनॉमी, एलपीजी, हाँ, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, यस। तो उसमें उसके 10-11 दिन पहले अपने पास खाली 11 दिन का रिजर्व था, गोल्ड रिजर्व, जो आरबीआई के पास अभी है ना, $500 बिलियन, समथिंग 550 बिलियन डॉलर, कि कल उठ के कोई पैसा मांगने आ जाए कंट्री तो अपने पास होना चाहिए ना देने के लिए। 1 ईयर का रिजर्व वी आर हैविंग इन द बैंक, मोर देन 1 ईयर नाउ, 1.5 ईयर का पड़ा हुआ है। तभी 11 या 9 दिन का पड़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, मतलब 9 दिन का ही पैसा था अपने पास। कोई आ जाता ज्यादा पैसा मांगने तो इंडिया बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है, इन दैट वाज द सिचुएशन। फिर ये पॉलिसी आया, तभी मार्केट उसके बाद जो बड़ा 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 बहुत बड़ा। फिर सिक्योरिटी मार्केट स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 94 में, तभी क्रैश हुआ था मार्केट। ओके, उसके बाद बारिंग्स बैंक कोलैप्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन इन 13 डेज, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, वो सब साउथ एशियन कंट्रीज का हुआ था, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह का। एनडीए गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ था, तभी घटा था। एलटीसीएम, सिक्योरिटीज मार्केट स्कैम, .com बबल 2000 में हुआ था। टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में 9/11 का। यूपीए 1 पावर में आया 2004। फिर पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ। ये सब 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 इवेंट्स होते रहे। बोलने का मतलब जो भी तुमको न्यूज में आता है ना इवेंट्स, वो पास्ट में भी हुआ है, कोई नया चीज नहीं है। और इससे खतरनाक भी हुआ है, कोरोना जैसा इवेंट्स। कोरोना फर्स्ट टाइम हुआ है, बट कोरोना जैसा मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला फियरफुल इवेंट्स पहले भी हो चुका है, और तभी बहुत ड्रास्टिकली गिरा भी है और बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा भी है, और वो बढ़ते ही जाता है। इसमें एक चीज यू कैन सी कॉन्स्टेंटली, व्हाट इज द लॉन्ग, एवरी 10 years तो है ही, एक प्लस ग्राफ है, एंड लॉन्ग रन का ग्राफ दिख रहा है 40 years का, इट इज अपवर्ड्स रन। व्हाई? बिकॉज इट इज इनबिल्ट ह्यूमन नेचर टू मेक अ बेटर टुमारो। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जो लाइफ जी थी, तुम्हारे पेरेंट्स उससे बेटर लाइफ जी रहे हैं इकोनॉमिकली। मे नॉट बी स्पिरिचुअली, मे नॉट बी अपना मेंटली इतना हेल्प हैप्पी नहीं रहेंगे शायद, बट वी आर टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक टर्म। जो घर, जो एनवायरमेंट में ग्रैंडफादर रहते थे उससे बेटर तुम्हारे पेरेंट्स रह रहे हैं।
है ना, फैक्ट है। ग्रैंडफादर के डैड रहते होंगे, उससे बेटर तुम्हारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से बेटर तुम्हारे पेरेंट्स, पेरेंट्स से बेटर अभी तुम जो एम्यूनिटीज तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मिली वो तुम एंजॉय कर रहे हो Correct. इकोनॉमिकली, तो तुम्हारे बेटे को तुम इससे बेटर ही देने वाले हो। तो ये जेन्युइन ह्यूमन नेचर है टू गिव एंड टू मेक अ बेटर टुमारो, इकोनॉमिकली बेटर के लिए वर्क करना ही। और ये कब होगा? जब वो बिजनेस करेगा, एक्टिविटीज करेगा, बिजनेस करेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगा। इट्स सिंपल कोरिलेशन। So that's why this long run historical graph not only of India but also of US, मैं तुमको US का भी मेरे पास एक चार्ट है, S&P 500 एंड डाउ जोन्स का, वो भी भेजूंगा, देखना 100 इयर्स की हिस्ट्री में भी सेम लॉजिक अप्लाई, कुछ अलग। सो अभी जो कोरोना दिख रहा है, इतना बड़ा मार्केट घटा, इतना बड़ा बढ़ा, over a span of 15 years when you see this, it will be a small chintusa blip in the graph which you are looking like right now. When we were in 93 94, I was 4-5 years old, that time that Harshad Mehta scam was so big, that time the index was 4500 points, and from there अभी जो 50,000 का है ना सेंसेक्स, that time it was अभी 4500 का सेंसेक्स था तभी, and within 3 to 4 months it went down to 2000. पब्लिक पागल हो गया, घर बार बेच के शेयर बाजार छोड़ दिया, गांव चला गया, बोला ये तो बढ़ने वाला ही नहीं है। अभी कोई तुमको तभी जाके बोलेगा सेंसेक्स 50,000 होगा, या चल चल फेंकता है, पागल हो गया है। बोलेगा 50,000 होगा, मैं तुमको तभी आके बोलता जब ही 4.5 का इंडेक्स 2000 हो गया, चल चल ऐसा तो होने वाला ही नहीं है, इम्पॉसिबल। बट हुआ। So every disasters are different, but it is a nature of human being that human being always repeats itself. अपन बोलते हैं ना history repeats itself. History doesn't repeat itself, man always does. Human being always do the same thing. जब भी पैनिक आता है तभी डर जाता है, जब भी क्योर हो जाता है तभी अच्छा अच्छा करके बढ़ जाता है। Always that. Always. So always study more of history. जितना nothing new is going to happen in future. Remember that. It's always a cycle. Nothing new will happen in future. Nothing. Whatever you are thinking कुछ नया है, तुम्हारे जैसा 1000 करोड़ों लोग ने सोच लिया है, अप्लाई कर लिया है, हो चुका है, डेटा रेडी करके दिया है, तो यूज दैट, रिफ्लेक्ट ऑन हिस्ट्री, स्टडी द हिस्ट्री, वो ही होने वाला है। भले अलग अलग फॉर्म में होगा, बट रेपिटेशन होने ही वाला है। So this graph is for is it true for individual shares also, like if we? नहीं, अभी इंडिविजुअल शेयर्स पे जाते हैं। इंडिविजुअल शेयर्स पे कैसा होता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में some stocks are very good, some companies are very good, some companies perform very bad, very poorly. Okay, that's a मैं अभी तुमको बताया इंडेक्स का ही पार्ट में। okay, so like that there are around 15,000 companies registered in Nifty itself. निफ्टी में 15,000 टोटल कंपनी है, उसमें डिवाइड किया हुआ है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब market value of more than 20,000 crores, they fall under large cap. 5 to 15, 20,000 crores they form under mid cap, and 5,000, 6,000 crores से छोटा वाला को small cap, वो खाली नाम दिया हुआ है, छोटा कंपनी, मीडियम साइज कंपनी है, बड़ा कंपनी। तो हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअल कंपनीज जो मैंने तुमको बताया 15,000 कंपनीज आर रजिस्टर्ड, ओके, इन इंडिया अंडर NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। But out of these public limited companies, I'll tell you, around 80%, 85% of the companies, they are worthless. Dabbas. They don't do, either they don't do good business, or they don't do any business. They do it only on paper, just to fool the shareholders. And their accounts are bogus. Financial statements, they are bogus. 80 to 85% of the company. बचा खाली 15%, दे आर गुड कंपनीज। उसमें से भी जो बेस्ट ऑफ द लॉट होता है उसको हम इंडेक्स में इंक्लूड कर देते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, मिड कैप इंडेक्स होता है, लार्ज कैप इंडेक्स होता है, उसमें हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। अब हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ कंपनी इज गुड और बैड, इसके लिए वी सी द फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी। ओके, फर्स्ट थिंग, अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू 80 to 85% ऑफ द कंपनी डू नॉट प्रेजेंट देयर डेटा ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ, उसमें झोल झपाटा पड़ा हुआ है।
तो तुम पढ़ोगे भी, अगर तुमको अच्छा भी लगेगा, अगर वो डेटा परफेक्ट भी हुआ, बट स्टिल दैट डेटा इज ओनली फ्रॉड, फ्रॉड्यूलेंट, फॉल्स, देन व्हाट इज द वे टू गो? रास्ता ही नहीं है तुम्हारे पास। यस और नो? तो तुमको पहले तो ये 100% श्योरिटी से देखना होगा कि वो कंपनी जेन्युइन है, अच्छी है, रियलिटी प्रेडिक्ट प्रेजेंट कर रही है कि नहीं। ओके। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि एक बार वो डेटा प्रेडिक्ट हो गया, अभी सपोज इट इज अ जेन्युइनली गुड कंपनी, जनरली जो बड़ी कंपनीज होती है वो जेन्युइनली प्रेजेंट करती हैं, जैसे कि जो बाहर तुमको दिखती है, एचडीएफसी बैंक है, So this is where my CA's like education and all will come into play. will come into picture. You will go on audits and all. So that time you will come to know the background check of that company. कि whether this इस कंपनी ने बाहर तो ये बताया है, लेकिन अंदर क्या चालू है इसके अंदर। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह पे या कंपनी ऑडिट्स में अपॉइंट होते हैं तब उनको पता चलता है। बट सैडली इन इंडिया, यूएस में बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है ये। यूएस में ये झोल झपाटा अभी बहुत नेग्लिजिबल है। 25 ईयर्स अगो वहां पे भी होता है, अभी बहुत कम हो। इंडिया में डेवलपिंग स्टेज पे, तो स्टिल 5, 10, 15 ईयर्स इट विल टेक टू क्लीन द सिस्टम। हो गया है शुरू, बट स्टिल टाइम लगेगा। तो फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा कि वी आर तो रिटेल इन्वेस्टर्स, स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स। अगर बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज होंगे तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, कंपनी के अंदर जाके इंटरनल डेटा निकाल के बात करके दे कैन फाइंड आउट व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड द कंपनी। बट वी डोंट हैव दैट ऑप्शन, तो दैट्स व्हाई हमारे लिए इंडेक्स फंड इज बेस्ट सुटेड, दैट्स व्हाई। अदरवाइज इंडिविजुअल स्टॉक, सपोज अच्छा कंपनी है, तुमको पता चल गया, अभी बड़े बड़े कंपनीज जनरली जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, तुम्हारा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, फेविकॉल बनाता है, दीज आर ऑल द टॉप क्लीन ब्लू चिप कंपनीज ऑफ इंडिया। तो ये अपना जनरली डेटा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, टाटा ग्रुप का कंपनीज हो गया, दे फॉलो द एथिक्स, तो वो रियलिटी में डेटा पब्लिश करते हैं। तो डेटा से ढूंढते क्या हम लोग? वी सी मेनली टू थिंग्स, मेनली टू थिंग्स। व्हाट टू थिंग्स? रेव ग्रोथ and CAGR of ROCE. Now, what is rev growth? Revenue. Capital employed, right? Sorry. ROC is return on Return on capital employed. Yes. और भी बहुत सारा चीज we research about a company when we want to invest in one particular company. Broadly, these two things are of prime importance. अगर ये दो चीज satisfy हो रहा है तो आगे बढ़ने, अगर नहीं हो रहा है तो भैया टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ मतलब सेल्स का ग्रोथ, नॉट प्रॉफिट्स बट सेल्स। बिकॉज सेल्स बढ़ रहा है तो ग्रेजुअली प्रॉफिट्स बढ़ेगा, अज्यूम दैट। ओके। तो सेल्स ग्रोथ मतलब कंपनी गुड्स बेच रहा है, लॉस में नहीं, प्रॉफिट में ही होना चाहिए, बट गुड्स बेच रहा है। और रेवेन्यू कितने से बढ़ना चाहिए? मिनिमम 10% ईयर ऑन ईयर, नॉट CAGR, ईयर ऑन ईयर 10% से रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए। Say for example, I take a company, there is a website for that, screener.com. Screener.com करके एक website है, I'll just show it to you. See, I'll search a company, let us say Asian Paints. I hold it so I know this. See, पहले तो I'll show you इसका revenue growth. यहाँ पे आपको लास्ट 10 years का डेटा मिल जाएगा। Yeah, see. Can you see that it's in front of you? March 2009 से March 2010, 11, 12, 13, 14. Can you see the data? 10 years. Okay. March 2009 it was 5260 crores. Then it came to 6400 crores. It is more than 10%. 10% का increase होना चाहिए। 6400 का 7400. Is it more than 10%? Hello. Are you getting that? Yeah. 7400 का plus 10% कितना होता है? 8200. It's more than 10%. 9200 का plus 10%, 10,500. It's more than that.
Yeah. उसका प्लस 10% 12,200, इसका प्लस 10% 13,000 आसपास, नॉट एग्जैक्टली, हो गया 19-20, 10% मिनिमम क्राइटेरिया पकड़ के चलने का, देन 14, 15, 16, 8, 19 टू 22, ओके। अभी 12 मंथ्स कोरोना के वजह से तो सब कंपनीज में इफेक्ट हुआ है, तो अभी इसका थोड़ा भी कम हुआ है। What is OPM percentage? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन like your gross profit but somewhat different. It includes gross profit plus P&L का जो भी रेगुलर ऑपरेटिंग बेसिस पे खर्चा होता है ना, नॉट द लॉस बाय फायर, लॉसेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो इरेगुलर वो नहीं, जो रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंस होता है, रेगुलर इनकम माइनस रेगुलर एक्सपेंस, दैट इज ऑपरेटिंग। तो ओपीएम इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन मतलब 100 रुपया सेल्स पे वो कितना कमा रहा है ऑपरेटिंग बेसिस, तो that is a margin. It started with 13, 19, 18, 20, But I 22. think we have to look at the net profit now. Then operating profit ka there is no. Operating profit is more important than net profit. Because operating profit मतलब क्या, तुम जो रेगुलर बेसिस पे अर्न करते हो। नेट प्रॉफिट में क्या है, अब नॉर्मल आइटम्स भी आ जाएगा। अभी अब नॉर्मल आइटम्स हर साल तो होने वाला नहीं है, कोई वन टाइम गेन हुआ, कोई वन टाइम लॉस हुआ, तो हर Correct. साल तो होने वाला नहीं है ना। तो वी फोकस मोर ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देन ऑन नेट प्रॉफिट। बट उससे भी ज्यादा पहला रेवेन्यू, रेवेन्यू ग्रोथ दिखा तुमको 10% का। दूसरा जो मैंने रेशियो बोला था वो कौन सा था, आरओसीई। आरओसीई कितना होना चाहिए, आरओसीई शुड बी एटलीस्ट 15%, एटलीस्ट 15%। अभी आरओसीई का सीएजीआर देखना है तुमको। आरओसी ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं करना है। आरओसी मतलब 10 साल के ऊपर तुम्हारा आरओसी हर साल एटलीस्ट 15% होना जरूरी, 15 या 15। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने कंट्री में इन्फ्लेशन ही 8% है, तो 8% ग्रोथ तो वैसे ही होने वाली है मनी टर्म्स में। और अपना कंट्री का जीडीपी 7-8% से ग्रो हो रहा है नॉमिनल टर्म्स में, तो मतलब 14% तो होता ही है। तो 1% उससे ज्यादा, क्योंकि आप इंडिविजुअल बिजनेस में हो तो ऑब्वियसली आपको कंट्री के स्पीड से नहीं, कंट्री से फास्टर स्पीड पे जाना है। तो आपका आरओसी मिनिमम, कंट्री आपका 13-14% से बढ़ रहा है, पूरा कंट्री इतना सारा कंपनीज को लेके, तो तुम्हारा इंडिविजुअल कंपनी अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली उस रेट से ज्यादा ही होना चाहिए, कि वो तो एवरेज रेट है। 7% इन्फ्लेशन, 6-7% जीडीपी ग्रोथ, तो 13% का तुम्हारा कंट्री ग्रो हो रहा है। अपना जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली 13%, बट वी टेक नॉमिनल टर्म्स ना, इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करते हैं, तो वी टेक 6-7%। तो वैसा कंपनी को 13-14% ग्रो हुआ तो क्या नया किया कंपनी, तुम्हारा कंपनी अच्छा है तो 16, 17, 20, 25, 35% आरओसी से बढ़ना चाहिए तुम्हारा। व्हाट इज आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, कि तुमने अपना 100 रुपया अगर डाला हुआ है, तो 110 मिल रहा है, और समझो अगर इन्फ्लेशन 107 है, तो हाँ गुड बिजनेस। मतलब अगर इन्फ्लेशन 100 मतलब 7% है, हाँ, मैं मिल रहा है 4%, तो कोई फायदा ही नहीं बनता कर। फायदा ही नहीं बनता, राइट, एब्सोल्युटली। तो इन्फ्लेशन अगर 7-8% चल रहा है तो तुमको 15% मिलना है ऐसे। तो 100 रुपया डाला तो 15 रुपया जेब में आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल। सो लेट्स सी द रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ दिस कंपनी। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तुमको कहीं दिखेगा रेशियोज वगैरह में, ये रहा देखो, आरओसी परसेंटेज। कैन यू सी द आरओसी परसेंटेज, 47, 71, 59, 53, 50, 47, मतलब almost half the capital the company is getting every year from the business profits. What is the formula for return on capital employed? It is net profit before interest, tax and dividend, जो आप रेगुलर ऑपरेशंस में कमा रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत अब नॉर्मल आइटम्स भी आ गया, नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट अपॉन द कैपिटल इनटू 100. 100। तो इस कंपनी का आरओसी दिख रहा है आपको, यानी सीधा आरओसी, Yeah, 47, 71. हाँ, these are the ROC. So very good, well above the margin। 15% होता तो भी चल जाता, लेकिन well above the margin है तो अच्छी बात। तो ये दो चीज एक बार सेटिस्फाई हो जाए, और मिनिमम कितना साल, 10 years।
पास्ट 10 years देखने का. That's why avoid IPOs. IPOs are simply सट्टा. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो कंपनी आती है वो पिछला सालों में तो प्राइवेट लिमिटेड में काम किया उसने छोटे लेवल पे. कोई कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है, कोई कंपनी डब्बा हो सकती है. यू नेवर नो विच वन इज विच वन. So why take unnecessary risk? I told you, minimize your risk, maximize your return. Gradually, if you study all these things about the company, backlog पे चेक करके रखोगे तो वो कंपनी रिटर्न देगी फ्यूचर में तुम्हें. क्योंकि ये कंपनी 10 सालों से दे रही है आरओसी. इतना 10 सालों से रेवेन्यू ग्रोथ है, तो सडनली एक साल में तो कबाड़ा नहीं हो सकता. बट सर अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया, फॉर एग्जांपल, this is not a very recent example, but before 1991 Bajaj was the only company which was producing scooters. उसका वो एक चेतक करके आता था. After 1991 the new economic policy, new like Hero, Honda and बराबर है. and all of those companies came in. तो फिर उसका तो पूरा मार्केट ही हिल गया. होने वाला है, बट अभी भी चालू है ना बजाज. दे इनोवेटेड, दे आर स्टिल देयर इन द मार्केट. भले ही कम शेयर है बट स्टिल देयर. तो बोलने का मतलब इट इज नॉट गोइंग टू गेट बस्ट. अगर वो कम भी होगा तो तुमको सिग्नल्स मिलेंगे ना. ऐसा तो नहीं होगा कि ये आरओसी 0 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर. ऐसा तो नहीं होगा कि रेवेन्यू आधा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर. ग्रेजुअली कम होगा तो भी. तो पहले से ही तुम एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के ही इन्वेस्ट करो अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में कर रहे हो तो. और फिर उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करो. तो व्हेनेवर यू आर इन्वेस्ट, अभी मैंने एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं ऐसा हाथ पैर रख के भूल नहीं जाता हूँ. दिस इज नॉट इंडेक्स. इंडेक्स होता तो मैं आई एम रिलैक्स्ड, क्योंकि इंडेक्स में मेरे को मालूम है जो कंपनी की बुरा है वो निकल जाएगा, जो अच्छा है वो आ जाएगा. मेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं होता. मैं जाके टीवी देखेगा, मैच देखेगा. लेकिन मैंने अगर इंडिविजुअल कंपनी में डाला हुआ है तो मैं डाल के रिलैक्स नहीं हो सकता. आई हैव टू कंटिन्यूअसली एवरी क्वार्टरली आई हैव टू चेक द रिपोर्ट्स. एवरी न्यूज आई हैव टू फॉलो जो उसने सेबी के वेबसाइट पे डाली है, कंपनी के वेबसाइट में डाली है, कंपनी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. न्यूज़पेपर पढ़ के मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है कि क्या दूसरा कंपनीज आ रहा है, कोई दूसरा कंपनीज इन्वेस्ट कर रहा है, इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चेंज. तो आई विल हैव टू कीप अ कंटिन्यूअस ट्रैक ऑफ दैट कंपनी. समझा? तो इट रिक्वायर्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट. एक बार डालने के बाद भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते. यू हैव टू कीप अ कंटिन्यूअस ट्रैक ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद द कंपनी. ओके. तो इसके अलावा वंस यू डू दिस, उसके अलावा then there are percentages like net profit margin, operating profit margin, कितना कमा रहा है रेट से, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, ये यहाँ पे सब मिल जाएगा तुमको रेशियो. इसमें है ना बहुत सारे ये देखो, मैं रेशियोज पे क्लिक करूंगा ना, ये सब रेशियोज है यहाँ पे. ऑल दीज आर कहाँ गया, ये रहा. ये यहाँ पे ये 3 रेशियोज दिए हुए हैं. डेटर डेज हम लोग देखते हैं कि कितने दिन में डेटर्स पैसा दे रहा है. इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब कितने दिनों में या कितने महीनों में आपकी स्टॉक इज कन्वर्टेड टू सेल्स. द फास्टर द बेटर. जितना फटाफट आपका स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है उतनी आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल कम है. वैसा डेटर जितना जल्दी आपको पैसा दे रहा है उतना बेटर. क्रेडिटर को जितना आप डिले करके दे रहे हो उतना बेटर. तो देन देयर इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स के कंपैरिजन में कितना आप कमा रहे हो. इंडिविजुअल एक्सपेंस का मार्जिन, अब यहाँ पे एक्सपेंस है आपके पास, ये है. ये अदर इनकम मार्जिन, अदर इनकम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स. एक्सपेंस मार्जिन है. डेप्रिसिएशन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स. ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स. ऑल दिस इंडिविजुअल रेशियोज यू कैलकुलेट एंड चेक. और ये सब इधर स्क्रीनर पे अवेलेबल है. तुमको खाली एक सर्च बॉक्स इधर है ना, एक सर्च क्वेरी है, तुमको दिखाता हूं मैं. ये रहा, एड अ रेशियो टू द टेबल. ये दिख रहा है तुमको, एड अ रेशियो टू द टेबल. इधर मैं डाल दूं, समझो नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर, प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर, सबका. ये मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा रेशियोज में इधर मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा. मोबाइल से लॉग्ड इन है मेरा, ये आईपैड पे तो किया Okay. नहीं है. तो तुम डालोगे तो तुमको मिल जाएगा सब डेटा. उसमें भी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तुमको कंपनीज में देखनी है, दैट इज फ्री कैश फ्लो. ये अभी कैश फ्लो का पार्ट तुम लर्न करोगे.
व्हाट इज फ्री कैश फ्लो? सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी 100 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। 100 रुपीज वो प्रॉफिट कमा रहा है। अब वी कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर विच सिस्टम, कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम? Accrual. अक्रूवल सिस्टम। तो अक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम में फर्क होता है। कैश सिस्टम में हम देखते हैं रोकड़ा प्रॉफिट कितना है। तो कंपनीज में ऐसे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी होंगे जिसकी वजह से ये प्रॉफिट आया है। तो हम इसको फिल्टर आउट करते हैं। फिल्टर आउट कैसे करते हैं? सपोज 100 रुपया तुम्हारे, इसमें तुमको कंपल्सरीली अपना मार्केट में सस्टेन करने के लिए, अभी एशियन पेंट है तो उसके साथ बर्जर पेंट भी है, एक्सो नोबेल पेंट भी है। अभी रिसेंटली वो धोनी एड में आता है, कौन सा है नया, वो जेब्रा वाला ना, हाँ जेब्रा वाला, इंडिगो। इंडिगो पेंट भी आया है नया मार्केट में। तो इनके साथ कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, उसको मशीनरी पे खर्चा करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं कंपल्सरी एक्सपेंडिचर। कंपल्सरीली उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सस्टेन करने के लिए चाहिए। तो 100 रुपया प्रॉफिट में से समझो उसको कुछ ब्याज व्याज देना है, किसी लोन का इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट या फिर कंपल्सरी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट, कंपल्सरी एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट, सस्टेन करने के लिए उसको 40 रुपया देना ही पड़ेगा। तो 60 रुपया जो है वो कंपनी का प्योर कैश प्रॉफिट, कंपनी का प्योर कैश प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है ना, ये सब मिलावट के वजह से आता है, अक्रूवल सिस्टम के वजह से आता है। इसमें से हम लोग क्या ढूंढते हैं? प्योर कैश प्रॉफिट। प्योर कैश प्रॉफिट मतलब नॉन कैश आइटम सब निकाल लेने का, डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन सब निकाल के, कंपलसरी जो खर्चा है वो माइनस करके कंपनी के किटी में रोकड़ा कितना है, कैश कितना है, वो देखते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। इसका एक डिटेल्ड मेथड है व्हेन यू लर्न कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट है 12th स्टैंडर्ड में। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद वी गो टू दैट फ्री कैश फ्लो पार्ट। एक्चुअली ये साल नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन अगेन इन दैट पार्ट। ओके। फ्री कैश फ्लो का सिंपल मतलब क्या होता है कि कंपनी का अक्रूड प्रॉफिट मत देखो, क्योंकि कंपनी में अक्रूड प्रॉफिट होगा लेकिन कैश ठन ठन गोपाल होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कैश ठन ठन गोपाल? कंपनी बोरोड फंड्स पे प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब कोई कंपनी है, वो लोन ले रही है, प्रॉफिट कमा रही है, लोन ले रही है, प्रॉफिट कमा रही है, वापस और प्रॉफिट कमाने के लिए और लोन ले रही है। तो उसका पूरा पैसा किस में जा रहा है? लोन को रिपे करने में जा रहा है। तो टोपी घुमा रही, प्रॉफिट्स हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट का पूरा पैसा लोन रिपे करने में जा रहा है। तो कंपनी के पास बचता कुछ नहीं है, फ्री कैश फ्लो कुछ नहीं है। फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या? इस पैसों का जो जी चाहे आप कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि मेरे को मेरा ब्याज दो, इतना धंधे में कंपल्सरीली डालो, ऐसा नहीं। फ्री कैश फ्लो मींस आपका फ्रीली अवेलेबल कैश, जिससे आपको एक्सपैंड करना है एक्सपैंड करो, डिविडेंड देना है डिविडेंड दो, या फिर बायबैक करना है शेयर्स को तो बायबैक करो, जो करना है करो। फ्रीली अवेलेबल कैश होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कंपनी है भारती एयरटेल। आई शो यू दैट एग्जांपल ऑन स्क्रीनर ओनली। अब ये भारती एयरटेल जो कंपनी है, So can we continue in a minute? या Like, या श्योर, just या
Yeah, we can. या तो जरा खाना वाना हो गया क्या? नहीं, बाकी है वो बाद बाकी है में। क्या? हाँ हाँ चलेगा थोड़ा 15-20 मिनट? हाँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो इसमें कंपनी है कॉल्ड भारती एयरटेल, दिख रहा है यहाँ पे? तो भारती एयरटेल जो है, इसमें तुम देखोगे ना नेट प्रॉफिट का ट्रेंड, ये इसका, या सी द नेट प्रॉफिट्स, कैन यू सी द नेट प्रॉफिट्स? 9163 करोड़, ये रहा 7800 करोड़, 9000 करोड़, 5000, 4000, 2000, 277, 4621 करोड़, कैन यू सी दैट? या हाँ, तो ये इसके नेट प्रॉफिट्स है, अक्रूवल बेसिस पे जो उसने कैलकुलेट किया हुआ है, बराबर है? बट अगर हम इसके कैश प्रॉफिट ढूंढे, कैश प्रॉफिट का मतलब रेगुलर एक्टिविटीज से जो कैश आया है और फ्री कैश फ्लो, वो कैश प्रॉफिट होता है। उसमें कैश फ्लो मतलब कंपलसरी ऑब्लिगेशन सब माइनस करने के बाद, लोन्स का इंटरेस्ट, कंपलसरी इन्वेस्टमेंट सब हटाने के बाद हाथ में फ्रीली अवेलेबल कैश फ्लो कितना है, जिससे कंपनी एक्सपैंड कर सकती है, जिससे कंपनी इनोवेट कर सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल सकती है, डिविडेंड दे सकती है, बायबैक कर सकती है, फ्रीली जो उसके पावर में कैश है वो कितना है। तो वो अगर हम लोग ढूंढना चाहें फ्री कैश फ्लो, तो मैं इसमें ही इधर चेक करके देखता हूं। भारती एयरटेल फ्री कैश फ्लो, और लास्ट 10 ईयर, सी कहाँ से जा रहा है इसका ग्राफ देखो। नहीं, ये तो रिटर्न ऑन इक्विटी है, सॉरी, नेट प्रॉफिट मार्जिन, फ्री कैश फ्लो, सी व्हाट आर द फ्री कैश फ्लोज ऑफ भारती, कैन यू सी दैट? दे आर बिलो जीरो, दे आर इनटू नेगेटिव। एक साल में खाली 2018 में पॉजिटिव हुआ है। इसका पास्ट भी तुम देखोगे ना स्क्रीनर पे डाल के लॉगिन करके, तो पिछले सभी सालों में नेगेटिव कैश फ्लो में चल रही है कंपनी। तो प्रॉफिट दिखता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स व्हाट डू दे ट्रैक प्रॉफिट्स, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में तो प्रॉफिट दिख रहा है तो अच्छा ही कंपनी होगा, बट पीछे रोकड़ा ही नहीं है हाथ में, रोकड़ा नहीं है तो एक्सपैंड नहीं कर सकती है। और ग्रेजुअली ये बात छुपी नहीं रहती है, सबको पता चल जाती है। तो प्रॉफिट्स के हिसाब से तो एड वेड इतना कर रही है, इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट थी, अभी जियो के आने की वजह से सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है टेलीकॉम में, तो अच्छी कंपनी होगी तो शेयर प्राइस अच्छा ही होगा। बट इफ यू ट्रैक द शेयर प्राइस ऑफ भारती, व्हाट इज द प्राइस ऑफ भारती यू सी ओवर हियर, over a span of since last 10 years, अभी लास्ट 10 years से ये रहा प्राइस। लास्ट 10 ईयर पहले इसने कितना प्राइस बताया था अपने को, ये अराउंड 500 रुपीज कुछ, और अभी भी कितना चालू है, अराउंड 570। तो प्राइस इज फ्लैट। दो पीपल फील के हाँ अच्छा बिजनेस है, एड्स कर रहा है, प्रॉफिट्स दिख रहे हैं बुक्स में, बट नहीं, अल्टीमेट थिंग बिहाइंड द बुक्स इज फ्री कैश फ्लो। नाउ आई विल शो यू एशियन पेंट्स का फ्री कैश फ्लो। जस्ट नाउ वी सॉ दैट कंपनी एशियन पेंट्स का, इसमें तो नहीं था, इसमें देख लेते हैं फ्री कैश फ्लो भारती एयरटेल के जगह। इफ आई पुट एशियन पेंट फ्री कैश फ्लो, Sir, do you know any dummy website in which I can invest and see, and then like देयर इज वन, I use Market Watch, but that हाँ, is for US का stock market. I want in stock market. डमी इन्वेस्टमेंट्स के लिए है ना, एक ऐप है मनी भाई करके, मनी भाई या कुछ नाम है, मेरा फ्रेंड ने डेवलप किया है, मैं तुमको उसका लिंक भेजता हूँ, यू कैन Okay. गेट अ ट्रायल। उसमें सब रियल टाइम जैसा स्टॉक्स में होता है ना, वैसे ही डीलिंग है, बट विथ वर्चुअल मनी, दैट
ओके, बट याद रखना वो 10 years है. हाँ. फास्ट मनी इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है, और हो गया ना तो भी बुरी चीज है, बिकॉज देन दैट विल गिव यू अ फेक confidence that you have done something great in the market and you have found out faster return. So for example, I have this share and it is going in losses for the past 7 years, 8 years. I bought a lot of shares in that and it has been going in losses. So is there any chance that after a point of time it will rise? Maybe, but that is a very difficult thing to happen. Okay, इससे don't go behind that, cut down the losses, मतलब जो लॉस है उसमें निकालो, खत्म करो, and come to the good companies या simply invest in index. So you would suggest that we should sell that company जितना भी loss हो रहा है और उसका बैकग्राउंड रिसर्च करके, अभी वो लॉस मेकिंग है तो वो तो उसमें आरओसी नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, और भी पॉइंट्स है, मैं एक एक पॉइंट पे आता हूँ. अभी इसका देखो, फ्री कैश फ्लो दिख रहा है तुमको? कैन यू सी द फ्री कैश फ्लो? या एंड पिछले 5-7 सालों में भी देखोगे ना तो कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहा है इसका फ्री कैश फ्लो. अभी 1000 से 2000 करोड़ पे आ गया है 5 साल में. उससे पहले भी 500-700 करोड़ से 1000 करोड़ पे आ गया. ये तुम खराब कंपनीज देखोगे ना, जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, उसमें रहेगा ही नहीं, डब्बा रहेगा, पैसा ही नहीं रहेगा. कमाने के लिए जाएगा कैसे और निकलेगा कैसे? तो उस गया हुआ नुकसान पे रोने से अच्छा है करो लॉस बुक करो, जिद पे मत अड़े रहो. नेवर बी स्टबन इन द मार्केट. ओके, तुमको मालूम है तुम वो स्टॉक ओन करते हो, स्टॉक को थोड़ी मालूम है उसको कौन ओन करता है. हु इज बॉदर्ड अबाउट दैट? नेवर बी स्टबन. बुक लॉस, कन्वर्ट इट इनटू प्रॉफिटेबल कंपनीज. आज करोगे, 5-6 साल में वो कंपनी बढ़ता और जितना पैसा आता ना उससे ज्यादा पैसा ये तुमको अच्छा कंपनी देके जाए. इट इज ऑलवेज लाइक दैट. तो डोंट डिपेंड अपॉन वो मिस्टेक हो गया वो हो गया. तो इसीलिए मिस्टेक ना हो, इसीलिए एंट्री से पहले ही यू नीड टू रिसर्च अ लॉट. अभी ये तो हुआ तुम्हारा 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, रेवेन्यू, आरओसी, फ्री कैश फ्लोज, इंटरनल रेशियो सब देखता है, फिर डेट टू इक्विटी रेशियो होता है. वी ट्राई टू गो फॉर कंपनी विच आर जीरो डेट. जीरो डेट मतलब उधार हो ही ना, वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी, क्योंकि टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, कुछ देने का बात नहीं है, टेंशन. सोल ओनरशिप पे काम करने वाला. अगर डेट हो भी तो भी डेट टू इक्विटी शुड बी बिलो 2:1. मतलब डेट शुड नॉट बी मोर देन 60% ऑफ द कैपिटल. ओनर का 40-45% होना ही चाहिए, 100 ही होना चाहिए, बट मिनिमम 40-45 होना ही चाहिए. फिर भी सी प्रमोटर्स इक्विटी, प्रमोटर्स इक्विटी तो चेंज नहीं हो रहा है. ये प्रमोटर्स इक्विटी 60-70-80% जो रखते हैं हम लोग, या 100% जो रखते हैं, वो उतना ही होना चाहिए. अगर प्रमोटर ही निकल रहा है कंपनी में, सो इट मीन्स इट इज अ बैड साइन. प्रमोटर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है. तो दीज इंडिविजुअल रेशियोज वी चेक. उसके बाद मैनेजमेंट का क्वालिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कंपनी भी अच्छा होगा, रिजल्ट्स भी अच्छा करेगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट चोर निकला तो अच्छा कंपनी को भी डुबा के लेके जाएगा. पैसा चोरी करके शेयर्स ले. बट दिस वेरिएबल इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या ऐसे कुछ ना, तो वो कैसे पता चलता है कि You मैनेजमेंट have to go through the data of that management through interviews, videos on YouTube, on news, websites, उनका past background research. अभी तो बहुत डेटा अवेलेबल है, बहुत. पहले तो बहुत प्रॉब्लम so if I am a layman who is investing in some share, तो क्या वेरिएबल्स मतलब मेरे को कंसिडर करने चाहिए रिटर्न? ये सब. पहला तो जो कंपनी का अकाउंटिंग फिगर्स है, प्रॉफिट्स है, सेल्स है, एफसीएफ है, आरओसी, सब रेशियो एनालिसिस, ये सब पास्ट का प्रॉफिट, 10-10 साल का डेटा, क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट. ये क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट सब तुमको चेक करना पड़ेगा, तुम्हारा ही पैसा लगा है ना. एक मोबाइल खरीदते हो तो कितना रिसर्च करते हो साइट पे? करेक्ट. 10 वेबसाइट पे जाते हो ना, कौन सा बेटर है, कौन सा मोबाइल फोन अच्छा है, कौन सा मॉडल अच्छा है, करते हो कि नहीं करते? तो इंडिविजुअल स्टॉक के लिए तुम्हारा पूरा सेविंग्स जा रहा है लाइफ का, तो उसमें नहीं करोगे तो थोड़ी चलेगा. तो पीपल डू दिस मिस्टेक, दे रिलाई ऑन टिप्स, दे रिलाई ऑन ब्रोकर्स. अभी ब्रोकर्स क्या है? दे So tips are not all. not at all advisable, not at all advisable, because the reason is very simple. Financial goals are different. तुम्हारा फाइनेंशियल गोल कुछ और है, मेरा फाइनेंशियल गोल कुछ और है. अभी मैं राकेश झुनझुन वाला है, आई हैव अ कैपिटल ऑफ 4000 crores.
I invested 100 crore in some डब्बा company called GVK Power. GVK Power is this airport बनाने वाला company. पूरा लोन में घुस चुका है, डेट ट्रैप के अंदर है. इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. देयर इज अ इन्वेस्टर, स्मॉल कैप जार बोलते हैं उसको, पोरिंजू वेलियात कर. पोरिंजू वेलियात लास्ट डेकेड में बहुत कमाया क्योंकि मार्केट्स बूमिंग था, और उसने जीवी के पावर में, वो 2000 करोड़ का कुछ पोर्टफोलियो था उसके पास, 2 या 3000 करोड़, उसमें से 100-150 करोड़ उसने जीवी के पावर में डाला. जीवी के पावर का शेयर्स खरीदा और मार्केट में न्यूज आ गया कि इसने जीवी के पावर में पैसा डाला है. तो तुमको क्या लगेगा, अभी अच्छा ही है, लेकिन उसने अपने 3000 करोड़ में से 100 करोड़ डाला है, which comes to what percentage of his wealth, of his capital allocation? 0.5% अप्रॉक्स. तुमने सोचा है ये डाल रहा है मतलब कंपनी होगा, टिप आ गया, ब्रोकर ने बोला अरे ये डाल रहा है अच्छा ही कंपनी होगा, तुमने अपना पूरा पैसा डाल दिया इसमें. अब आई विल टेल यू, दिस प्रैक्टिकली हैपेंड इन द ईयर 2018. द प्राइस वाज अराउंड 25 to 30 rupees. नाउ इट इज 3 rupees. अभी उसको क्या फर्क पड़ा, उसका 100 करोड़ का हो गया खाली 20 करोड़. तुम्हारा तो 5-10 लाख जो डाला रहेगा हो गया ना कचरा, 1 लाख रुपए. So the capital allocation, the goals are different of different people. So the learning part over here is that we should never take advice from Never. like who is working in a large company or something, because their financial goals, their Their objectives motives are different, compared objectives to are us individuals. yes, obviously. Capital allocation is the ultimate key ना. अगर तुम खुद भी अपनी रिसर्च कर रहे हो, तुम खुद भी, तुमने ऐसी कंपनी ढूंढ ली, जैसे एक मैंने तुमको अभी सपोज बताया एशियन पेंट्स, वेरी गुड कंपनी, वैसे तुमने ढूंढ ली 5-6 और अच्छी कंपनीज ढूंढ ली. जैसे ऐसी कंपनीज है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है, बर्जर पेंट्स है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तुम्हारा ये है अपना बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व. तुमने ऐसी कंपनीज ढूंढ भी ली, ठीक है, ऑल आर गुड कंपनीज. नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस कि कितना पैसा कौन सी कंपनी में डालूं. और सभी कंपनी सेम अमाउंट से तो ग्रो होंगी नहीं फ्यूचर में. सम कंपनीज में ग्रो बिग, सम कंपनीज में ग्रो एवरेज, सम कंपनीज शायद कोई फ्यूचर में, जैसे तुम बोल रहे हो कंपटीशन के वजह से खा भी जाए. यू नीड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट स्टॉक्स. ऐसे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तुमको. अच्छा, ये सब रिसर्च करने के बाद डाइवर्सिफाई भी करना है, और ये भी सोचना है कि वो कंपनी क्या बना रही है, प्रोडक्ट्स. अल्टीमेट जनरली ये जो अच्छी अच्छी कंपनीज है ना, ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है विच आर समवट लाइक मोनोपोलीज, कि इनको कंपटीशन दूर दूर तक टच ना कर सके. दे हैव हाई बैरियर्स टू एंट्री. अभी एशियन पेंट्स मैंने तुमको बोला, तो इसके पीछे एक रीजन है. ये एक सिंपल पेंट Sir, कंपनी. I had read a case study of Asian Paints and how it is eliminating its competition. तो वो लोग ने मिडल मैन ही हटा दिया है मतलब, और फिर वो पूरा उसका सिस्टम ऑल्सो दे चेंज्ड एंड नाउ दे आर वन ऑफ द लीडर्स. बर्जर मिडल मैन नहीं हटाया उसने ना. डेटा जायंट है वो, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर वो लेके आया था, चंपक चोकसी, इन द ईयर 1982, जब इसरो के पास भी सुपर कंप्यूटर नहीं था, जब वो लेके आया था. और इट इज अ डेटा जायंट. डेटा जायंट में उसने क्या किया है, एवरी गली, नुक्कड़, एरिया, स्ट्रीट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, कौन से महीने में, कौन से साल में, कौन सा कलर का कितना पेंट यूज होता है, सब डेटा है उसके पास. सो उसका माल में रहता ही नहीं है, फटाफट 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 बिकते जाता है. उसके पास पूरा ज्ञान है उस एरिया का, उस कौन सा डीलर है, कौन सा कस्टमर है, कौन सा एरिया है, कौन सा बिल्डर है, कौन से एरिया पे काम कर रहा है. एवरीथिंग, ऑल डेटा ही हैज कलेक्टेड, लाइक ह्यूज चंक है उसके पास. तो उस डेटा के बेसिस पे उसका बिजनेस बहुत स्मूथली चलता है. पेंट का क्वालिटी बेस्ड नहीं है. एक्सो नोबेल करके कंपनी है, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेंट यू विल फाइंड. एशियन पेंट इज चालू पेंट, कोई भी बना सकता है, बट पेंट इज नॉट द यूएसपी. द डेटा टेक्निक बिहाइंड द पेंट इज अ यूएसपी. इसीलिए and they had a lot of delivery trucks and all of that delivered very 3-4 बार ट्रक को रिफिल करता है, दुकान को रिफिल करता है. तो उसका जो कलेक्शन पार्ट है ना, डेटर कलेक्शन डेज, दे आर वेरी शॉर्ट. अभी हमने देखा ना 30 days, 40 days, 10 days, 12 days ऐसा हो गया. उसका जो कॉम्पिटिटर्स है ना, उसका डेटर कलेक्शन डेज आर 70 days, 80 days. एक बार पैसा गया तो 80 days के बाद मिलता है.
इसको 30-40 डेज में मिल जाता है, 20 डेज में मिल जाता है। तो ये सब चीजें है ना, तुमको रिसर्च करना पड़ता है हर एक कंपनी के पीछे। प्रोडक्ट, मोट, कितना हाई बैरियर्स टू एंट्री है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फिगर्स रियल है कि फेक है, इंटरव्यूज, न्यूज़पेपर, सेबी का अपडेट्स, साइट्स पे अपडेट्स, सब देख के बैठने का। ये सब काम कौन करता है? फंड मैनेजर्स करते हैं। सीएफएस जो बन जाते हैं, या आप एमबीए फाइनेंस करोगे, सीएस भी करते हैं, तो यही काम वो लोग करते हैं। तो इसीलिए आई टोल्ड यू कि वो इंडेक्स फंड्स जो है ना, हाँ हाँ। उसमें तुम क्या करते हो? तुम ये रिसर्च सब करते नहीं हो, तुम खाली टॉप 50 कंपनीज में अब ये जो एशियन पेंट्स है, इसका स्टॉक प्राइस मैं तुमको बताता हूँ, एंड विल कंपेयर इट विद द इंडेक्स फंड। देखो, अब ये ऑब्वियसली इसमें फ्री कैश फ्लोज भी था, कंपनीज भी अच्छी है, और इसका रिटर्न्स भी अच्छा था, सब रेशियो अच्छा था, कंपनी अच्छी, एथिकल मैनेजमेंट है, 100 years पुरानी कंपनी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो इसका प्राइस दिख रहा है तुमको? ये कहाँ से कहाँ गया है? फ्रॉम 300 400 टू नाउ इट इज रनिंग अराउंड सम 2500। So these such type of companies are called as multi baggers. 5 times 10 times wealth करके आपको जनरेट करके देती है। सेम काइंड ऑफ बर्जर पेंट्स, सेम ग्राफ यू विल फाइंड इन पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, सेम ग्राफ यू विल फाइंड इन एचडीएफसी बैंक, सिमिलर ग्राफ यू विल फाइंड इन कोटक महिंद्रा बैंक, वो स्मॉल से मिड कैप बना है अभी। तो ये सब दे आर कॉल्ड एज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट कैप। So would you recommend to invest in large like big capital companies or small? देखो, इसमें भी कैसा रहता है, बिग एडवाइजेबल है कि लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट किया जाए, बिकॉज रिटर्न्स आर स्लो बट दे आर वेल एस्टैब्लिश। तो मतलब आएगा जरूर, तुमको 50-100% रिटर्न नहीं देगा, बट ग्रेजुअली ये जो कंपनीज है ना, ये 20-25% CAGR देती हैं आपको। इंडेक्स कितना दे रही थी? 15-17। ये 20-25% CAGR दे दे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी। स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं? उसमें भी अच्छे कंपनीज होते हैं, और वो आपको 60-70% CAGR भी दे सकते हैं, क्योंकि स्मॉल होते हैं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगेन स्मॉल का प्रॉब्लम क्या है? आउट ऑफ एवरी 10 स्मॉल कंपनीज, 6 to 7 don't get converted only in the large cap. Halfway only their business is gone because they are small. So some niche good at operating, but once to attain that large scale, हाथी बन के पेस में चलना, वही पेस में प्रॉफिट करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो स्मॉल कैप में वहां पे रिस्क ज्यादा है तुम्हारा, लार्ज कैप में रिस्क कम है, वहां पे रिटर्न कम हो जाता है। स्मॉल कैप में तुम्हारा रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, बट रिटर्न्स आल्सो दे कैन, इफ दे आर गुड कंपनीज, देन दे कैन गिव यू 50-60-70%। बट उसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? लार्ज कैप का डेटा है ना, वाइडली अवेलेबल है, जो लार्ज है ना, 100 years से वेल एस्टैब्लिश है। मैनेजमेंट डेटा, अकाउंटिंग डेटा, कंपनी का प्रोडक्ट डेटा, एनुअल रिपोर्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द ओपन, अ लॉट। यू कैन स्टडी, यू कैन रिसर्च। स्मॉल कैप का डेटा ही ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी इतना नहीं रहता है, वो पब्लिकेशंस भी इतना नहीं है, मैनेजमेंट का इंटरव्यूज भी इतना नहीं मिलता है, तो इट इज थोड़ा छक्का पंजा, लक फैक्टर इन दैट वे। तो सबसे पहला रूल वॉरेन बफेट का याद रखने का, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, डू नॉट नेवर चेज हाई रिटर्न्स इन द मार्केट। देखो, हाई रिटर्न्स कैसे आते हैं? विथ टाइम, टाइम के साथ यू सो ना कंपाउंडिंग हाउ इट वर्क्स। अभी एशियन पेंट का एग्जांपल लो, तुमने अगर कुछ नहीं किया होता एशियन पेंट में, सपोज रिसर्च करके 1 लाख रुपीज डाल दिया इन द ईयर 2008, 100 रुपया प्राइस था, अभी आज कितना हो गया? 2600 हो गया ना, 26, 1 करोड़ का 100 का कितना? 2026 टाइम्स, तो 26 lakhs हो गया, 1 लाख का 26 lakhs इन अ स्पैन ऑफ 10 years, Correct. 12 years। हुआ कि नहीं? सो कंपाउंडिंग विल मल्टीप्लाई योर मनी, टाइम विल मल्टीप्लाई योर मनी। तो कभी भी तुक्का मार के फास्ट रिटर्न्स के लिए टेम्पररीली कोई कंपनी में कभी पैसा डालने का नहीं। देखो होगा क्या, एक कंपनी में डाला, 100 रुपया डाला, 200 रुपया हो गया विद इन 2 months, तुमने बोला वाह। 200 रुपया दूसरे कंपनी में डाला,
2 महीने में 400 हो गया। तुमने बोला अरे वाह, 400 रुपया वही तीसरी कंपनी में डाला, रिसर्च विसर्च किया, थोड़ा बहुत फास्ट फास्ट गेन्स आया, 400 का 800 हो गया। तुमने बोला आई एम तो अभी कीपिंग वॉरेन बफेट बिहाइंड, 800 रुपया हो गया। चौथा कंपनी ऐसा आएगा ही, 100% आएगा, विच विल ब्रिंग डाउन योर कैपिटल फ्रॉम 800 टू 80 रुपीज, 101। ये वो नॉर्थ कोरिया वाला सीन। इफ यू चेज, देयर इज ओनली वन थिंग दैट हैपेंस फास्टेस्ट इन मार्केट एंड दैट इज बैंकरप्सी, नथिंग एल्स। तो नेवर चेज फास्टेस्ट रिटर्न्स, जस्ट इन्वेस्ट। अगर रिसर्च करना है तो अपने हिसाब से इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज एंड वेट। अगर नहीं करना है तो म्यूचुअल फंड्स में डालो, इंडेक्स फंड्स में डालो। म्यूचुअल फंड्स में भी एक्टिव फंड्स नहीं, यही मैंने तुमको कल वीडियो शेयर किया था, हाँ हाँ एक्टिव हाँ। पैसिव फंड्स का। एक्टिव फंड्स में क्या करता है, वो मैनेजर चूज करता है। जैसे तुम रिसर्च कर रहे हो वैसे मैनेजर रिसर्च कर रहा है, लेकिन दोनों में फॉल्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इससे अच्छा बी सेफ, रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करो, लेट कंपाउंडिंग टेक इट्स टोल आराम से। देयर इज अ, तुमको इमेजिन नहीं होगा इतना रिटर्न्स वो मार्केट दे सकता है तुमको। अभी निफ्टी का मैंने बताया ना, 1 लाख का सीधा कितना हो गया, 1 करोड़ 52 लाख हो गया। क्या किया था तुमने? कोई नॉलेज नहीं थी, कोई रिसर्च नहीं था, सिंपली निफ्टी में डाला और पैसा भूल गए कुछ। तो वो सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू आर नॉट इनकरिंग, ओनली यू आर सिंपली पुटिंग द मनी इन निफ्टी एंड फॉरगेटिंग। स्टॉक्स में करोगे तो कितना मिलेगा, 20 25 30% CAGR मिलेगा, बट उसके पीछे लॉट ऑफ रिसर्च, individual stocks, background, company check, management detail, interviews, everything, competition. And so should we like put all of our stocks in one company or divide it? वही मैं, इंडेक्स में तुम करते हो ना, जब इंडेक्स फंड में हाउ मेनी कंपनीज यू डिवाइडेड इन, 30 कंपनीज अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। उसमें फार्मा सेक्टर भी आ गया, आईटी सेक्टर भी आ गया, बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ गया, तुम्हारा कैपिटल गुड्स भी आ गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आ गया, एफएमसीजीज भी आ गया, सब आ गया। तो यू आर डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। तो जो इंडेक्स तुमको 15-17% CAGR दे रहा है, वो कैसे दे रहा है? कोई सेक्टर 30% दिया है, कोई सेक्टर 5% दिया है, कोई सेक्टर 6% दिया है, सबका एवरेज दिया है ना 15-17%। तो स्टॉक्स में भी सेम है, कभी भी एक या दो या तीन स्टॉक में कभी पैसा डालने का नहीं। जनरली 8 to 10 या 10 to 15 स्टॉक्स, बस, उससे ज्यादा भी नहीं करने का। 10 to 15 स्टॉक्स, क्रीमेस्ट ऑफ द क्रीम चूज करके उसी में डालो। Otherwise, then it will have more of negative. People make a portfolio of 200 stocks, 300 stocks, 400 stocks. उसमें होगा क्या, 2-4 स्टॉक्स बढ़ेगा, उसका रिटर्न वो बाकी स्टॉक्स खा जाएगा। तो 10 to 15 स्टॉक्स मैक्सिमम, हो सके तो 8 to 10 के अंदर ही रखने का। 10 से 15 तो मैक्सिमम, उससे ज्यादा बनाने का नहीं। ये सभी चीजें, there are some good books. Okay, I'll share you the PDFs. Start with, have you read Rich Dad Poor Dad? नहीं। Start with that basic book, Rich Dad Poor Dad. See, ये है ना, तुम नॉलेज रेशियोज क्या क्या लर्न करना है मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट कैसे गाइडेंस देता है, उनका कौन सा वर्ड्स पे ध्यान देने का, एनुअल रिपोर्ट पे कौन सा वर्ड। कभी कभी कोई मैनेजमेंट बोलता है वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, वी विल डू द बेस्ट, देयर आर ग्लोरियस ईयर्स अहेड, मतलब वो पक्का बैंड बजने वाला। when they use such adjectives, when the management is focused, it will give you data, facts. हाँ भाई, 15% से 17% ग्रोथ हुआ है, 5,000 टन बेचा था, 8,000 टन बेचा है, इतना मार्जिन था, इतना मार्जिन बढ़ा है, फैक्ट्स पे फिगर आउट करने का। तो ये सब टैक्टिक्स रहता है तुमको एनुअल रिपोर्ट से देखने का, मैनेजमेंट को लर्न करने का। ये सब के पीछे बुक्स में सब डिटेल में दिया हुआ है, वो बुक्स में तुमको शेयर करता हूँ, तो वो बुक्स पढ़ना। और बुक्स में भी नॉलेज ज्ञान सब आते रहेगा तुमको, स्टडी का, कंपनी का, बट मेन थंब रूल याद रखना हमेशा, अभी बोल रहा हूँ 100 साल तक याद रखना, टेम्परामेंट एंड पेशेंस। ओके, डोंट फॉरगेट दोस टू, एंड नेवर लूज योर कैपिटल। कैपिटल लूजिंग, सी वॉरेन बफेट बोल के गया, 3 थिंग्स यू शुड नेवर डू व्हेन you have a chance of bankruptcy, that is loss of capital or loss of reputation or loss of life, when something is fatal। अभी बोलता है ना एडवेंचर, माउंट एवरेस्ट करके आते हैं हम लोग, होता है किसी किसी का पैशन, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इन माउंट एवरेस्ट? आउट ऑफ 4 people 1 die,
आउट इन अन्नपूर्णा 8,000 मीटर का क्लिफ है, उसमें 1 out of 3 डाई, दैट इज द रेशियो. So anything that is causing you these three things, either bankruptcy का रिस्क है, डेथ का रिस्क है, या रेपुटेशन लॉस का रिस्क, never touch it. Even there is a chance probability of 1 in 1,000, don't do it. Okay, that way. So I'll share. पहले तो रिच डैड पुअर डैड पूरा बुक ध्यान से पढ़ना. उसके बाद मैं और 2 बुक शेयर करता हूँ. थोड़ा तुमको हाई लेवल का लगेगा, लेकिन बाद में जब कंसेप्ट लर्न कर लोगे और डिटेल में स्टॉक्स मार्केट वगैरह के, तो 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना वो बुक. Those are considered as Bible of investment, long term investment. Okay. वो कर लोगे ना तो पूरा लॉन्ग रन के लिए तुम्हारा फिट हो जाएगा दिमाग. और है ना, वीडियोस भी मैं शेयर करता हूँ. वरुण मल्होत्रा देखा ना तुमने ये? हाँ. कल इसका सेमिनार है 10 o'clock. अच्छा. तो मैं तुमको लिंक शेयर करता हूँ, आज रजिस्टर कर लो एंड Okay. कल टाइम मिलेगा तो प्लीज अटेंड दैट. और हाँ. उसका ऑनलाइन में 3 कोर्सेस है, 2 पेड है, 1 फ्री है. तो अभी के लिए वो फ्री वाला कोर्स है ना, हाँ. FLAP, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, हम्म. वो कोर्स जरूर देखना, 4 आवर्स का है. तो उसका वेबसाइट जैसे ही है क्या, वरुण मल्होत्रा सम? हाँ, वो सब मैं तुमको लिंक शेयर करता हूँ, उसके वेबसाइट पे ही है. ओके. तो सेमिनार का भी करता हूँ और कोर्स का भी करता हूँ. फिलहाल वो दोनों करो, बुक्स पढ़ो, और वीडियोस में वरुण मल्होत्रा को फॉलो करना डेफिनेटली यूट्यूब पे, और भी देखो. और एक चैनल है finnovations.com, मैं उसका शेयर करता हूँ, finnovations.com. उसमें ये सब कंसेप्ट है ना, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, मनी कंट्रोल को, ऐप को कैसे लर्न करने का, स्टॉक मार्केट का बेसिक्स, कैश फ्लो कैसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट तुमको अगर लर्न करना है तो वो भी लर्न कर सकते हो. वो भी उसके वीडियोस हैं वहाँ. तो इंडिविजुअल स्टॉक रिसर्च के लिए, वो सब बेसिकली इंडिविजुअल स्टॉक रिसर्च के लिए उसके भी हैं. तो फ्री टाइम है तो यूटिलाइज दैट. ओके, हाँ, these 15-20 days I wanted to use to do something productive. हाँ तो करो फुल प्रोडक्टिव. 15-20 डेज में तो नहीं होगा, बहुत बड़ी हाँ. चीज है. हाँ. जितना होता है उतना करते रहो, और कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी. Sure. Thank you, sir. You like gave so much time for this. No problem. Okay.